बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, ज़िंदगी का भरपूर लुत्फ़ उठा रहे होंगे। और आज जिस तरह से जुमातुल मुबारक है तो आपको जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि ये दिन खैर व बरकत का आपके लिए बायस बने और आप भी किसी के लिए खैर का सामान करें। मैं हूं उज़ैर मलिक और प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरा साथ देंगी नाज़रीन, मैं हूं माहम जाहिद और मेरी तरफ से भी तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। और जैसे कि उज़ैर ने कहा कि आज जुम्मतुल मुबारक है, दुआ है जी आप सबकी दुआएं कबूल हों, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। और जिस तरह से हम देख रहे हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच में पाकिस्तान जी सालिसी का किरदार अदा कर रहा है और ऐसे में हम देख रहे हैं इस्लामाबाद की आवाम को खासी परेशानी हो रही है और कोशिशें ये की जा रही हैं कि किसी न किसी तरह दूसरे दौर का आगाज़ हो सके। लेकिन अमेरिका भी डटा हुआ है, ईरान भी डटा हुआ है। एक तरफ से डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जंगबंदी की बातें करते हैं, दूसरी तरफ से हमले करने की बातें कर रहे हैं। तो इतनी कन्फ्यूजन है, ना सोशल मीडिया पर समझ आ रही है, ना मीडिया पे समझ आ रही है। और ओवरऑल खित्ते की सूरत हाल जो है वो रिस्क पर है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का कभी कुछ बयान होता है और कभी कुछ बयान होता है। ऐसे में आबना हुर्मस जो है वो सेंटर ऑफ अटेंशन है, मईशतें जो हैं वो रिस्क और पर लगी ऐसे हैं। में आपने हुर्मस की आपने बात की माम, तो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बड़ा वाज़ेह और खुला पैगाम दे दिया गया है कि छोटी से छोटी कश्तियां भी जो है वो आपने हुर्मस से अगर गुजर रही हैं तो उन्हें निशाना बनाया जाए। उन्होंने बिल्कुल फ्री हैंड दे दिया अपनी बहरिया को। और साथ ही हम देख रहे हैं कि ये इल्ज़ाम भी जो है वो ईरान पर आयद कर रहे हैं कि ईरान जो बारूदी सुरंगें आपना हुर्मस के अंदर, स्ट्रेट ऑफ हुर्मस के अंदर वो बिछा रहा है और उनको रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ऐसे इक़दाम का ऐलान कर रहे हैं। लेकिन ईरान कह रहा है कि जनाब हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे, हम अपना हुर्मुस को सुरंगों से, बारूदी सुरंगों से नहीं भर रहे। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो गलत बयानी से काम ले रहे हैं। तो अब देखना ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो इतना बड़ा हुक्म दिया अपनी बहरिया को, उसके बाद सूरत हाल क्या होती है और मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ पाते हैं या नहीं बैठ पाते। पाकिस्तान तो बहुत कोशिशें करे। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सिद्रा सदोज़ई साहिबा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सिद्रा साहिबा, सिचुएशन सबके सामने ही है, बहुत कोशिशों के बाद भी इस्लामाबाद मरकज़ भी बना रहा और हम तो मेहमान नवाजी के लिए भी तैयार हैं, सालिसी के लिए भी तैयार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दोनों पार्टीज़ जो हैं वो कहीं ना कहीं अपने मौक़िफ़ पर डटी हैं, डेडलॉक बरकरार है। क्या सिचुएशन है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की समझ नहीं आ रही है। अच्छा, ऑन अ वेरी लाइटर नोट, बिकॉज सुबह सुबह का टाइम है तो थोड़ा सा जो है वो उसको लाइटर वे में मैं स्टार्ट लूंगी। वो आपने लतीफ़ा सुना है कि जब आप जो है वो तख्त पे किसी मस्खरे को बिठाते हैं तो आपका दरबार जो है वो सर्कस बन जाता है। तो सिमिलरली इस वक्त यही सिचुएशन है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी ट्वीट्स की बेस के ऊपर ना सिर्फ ये कि अपने मुल्क को चला रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया के फैसले ले रहे हैं। कि जहाँ पे परसों उन्होंने कहा था कि लामहदूद मुद्दत तक जो है वो जंगबंदी मैं कर रहा हूँ, और इन दैट वाज यूनिलेटरल। ईरान जो है वो उसमें ईरान का किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी। और कल शाम 6 बजे वो अपनी बहरिया को ये हुक्म दे देते हैं कि छोटी से छोटी कश्ती को भी निशाना बनाया जाए। आप ये देखिए कि इस टाइम पे जो ईरान का एक ट्रस्ट डेफिसिट है डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर, जो कि जायज भी है, उसकी रीजन डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पर्सनालिटी का फॉल्ट है, उनके मूड स्विंग्स हैं। और वन फाइन मॉर्निंग ही वेक्स अप एंड ही फील्स कि नहीं यार बहुत जंग हो गई है, नुकसान हो रहा है, नहीं करनी चाहिए। एंड द अदर फाइन मॉर्निंग ही वेक्स अप एंड ही सेज नहीं यार अब तो मुझे ये वाली मूव ले लेनी चाहिए। तो आइदर आप जो है वो प्रेशर टैक्टिक्स को बिल्डअप करते हैं या आप एक बीच का रास्ता निकाल कर मुज़ाकरात करते हैं। जेडी वेंस वाज द पर्सन जो कि मुज़ाकरात की टेबल से पहले राउंड से उठ कर गए थे। अच्छा, उसके अंदर भी एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है जिस पर मैं बाद में आऊंगी। और आपने देखा कि अमेरिकन्स आर द वंस कि जो अभी मुज़ाकरात के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन अब ईरान नहीं मान रहा। मतलब कंबल तो मुझे छोड़ रहा है लेकिन मैं कंबल को नहीं छोड़ रहा था। तो कुछ जो सिचुएशन है वो इन दोनों ममालिक के दरमियान आ गई है। जेडी वेंस के बारे में भी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये है कि उन्होंने इंटेंशनली यहाँ से बैकआउट किया था, क्योंकि आपको पता है 2028 के जो सदारती इंतखाबात हैं उसके अंदर जेडी वेंस जो हैं वो उम्मीदवार हैं। तो अपनी मकबूलियत को बढ़ाने के लिए उन्होंने जरा डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत को कम करने की कोशिश की है कि जो 7 जंगें और 8 जंगें रुकवाने का सेहरा अपने सर लेते थे वो वेनेजुएला में, ईरान में,
आइसलैंड में जो है वो जंग शुरू कर रहे हैं, जंग करवा रहे हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द रीजन कि उनको सिद्रा, नोबेल प्राइज ममालिक से ही जंग नहीं चल रही है बल्कि अपने अंदर भी विद इन द अमेरिका, विद इन द पार्टी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के जंग चल रही है। अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जनरल्स जो हैं उन्हें पीट हैक्सेट पहले फारिग कर चुके हैं और अब अमरीकी बहरिया के वो सेक्रेटरी जो मुस्ताफ़ी हुए हैं उनका मुस्ताफ़ी होना इसलिए बड़ा सिग्निफिकेंट है क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप के बड़े हामी थे, उनके लिए बड़ी फंड रेजिंग की कैंपेन्स करते रहे हैं और वक्त से पहले ओहदा छोड़ देना। क्या आपको लगता है कि इस्टेब्लिशमेंट और ट्रंप के दरमियान कोई मसला चल रहा है ईरान वाले इशू को लेकर? अच्छा, आपको पता है मैं चूंकि थोड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बात करूंगी, मैं फैमिली मेंबर्स दे आर इन यूएसए और मेरी उनसे बात हो रही थी कि क्या सेंटिमेंट्स है आवाम के। तो दे वर टेलिंग मी कि अगर हम जनरल पब्लिक का ओपिनियन लें तो पीपल आर गेटिंग सो अगेंस्ट ट्रम्प ऑन दीज मूव्स। वेनेजुएला की भी अगर मैं बात करूं या स्पेसिफिकली जब मैं ईरान की बात करूं तो वो जो उनकी मकबूलियत है वो ना सिर्फ अपनी पार्टी के, अपनी काबीना के अंदर वो खो रहे हैं बल्कि अवाम के अंदर भी वो अपनी मकबूलियत खो रहे हैं। आपको पता है कि मिड टर्म इलेक्शन आ रहा है, ऑल दो के इस मिड टर्म इलेक्शन, क्योंकि जो इलेक्टोरल प्रोसीजर है यूएसए का एज पर कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज अ लिटिल डिफरेंट फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान में आपको मेजॉरिटी वोट लेके आपको सदारत पे आना पड़ता है, लेकिन वहां पे डायरेक्ट इलेक्शन होता है और डायरेक्टली अवाम के वोट से यूएसए के अंदर आप जो है वो कुर्सी सदारत पे बैठ सकते हैं और वजीर आजम सदर को हटाने का तरीका सिवाय इम्पीचमेंट के और कोई नहीं है। पाकिस्तान में तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दे दिया जाता है जो विद इन द कैबिनेट होता है, लेकिन वहां पे अगर आप जो भी नुमाइंदा मुंतखब होके आया अवाम के वोटों से डायरेक्टली, आप उसको सिर्फ इम्पीच कर सकते हैं, आप उसको ऐसे नहीं हटा सकते। तो जो उनकी अपनी पार्टी है, आप अच्छा फिर ऑपोजिशन का मैं आपको बताती हूँ कि पिछले महीने में 3 दफा ऑपोजिशन ने ये रेजोल्यूशन पेश की थी कि इनके जंगी इख्तियारात को कम किया जाए, ऑल्दो कि वो 47 और 52 की रेशो से जो है वो डोनाल्ड ट्रंप हर दफा उसके अंदर वो निकल आए सेफली। लेकिन इस टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप के जो वो कहते हैं ना अपने घर में ही मक्खियां घूम रही हैं और उनके अपना बेड़ा जो है वो ही खराब हो चुका है। तो इस सिचुएशन में नो डाउट कि ना सिर्फ अपने ही पार्लियामेंटेरियंस, अपने ही ऑफिशियल्स, बल्कि अपनी आवाम का भी। सिद्रा, जिस तरह से आप मिड टर्म इलेक्शन की बात कर रही हैं तो द इकोनॉमिस्ट ने तो कल के रोज डोनाल्ड ट्रंप को हरवा दिया मिड टर्म इलेक्शन के अंदर। ये ऑब्वियस है ना, देखेंगे तो ये चीज तो बहुत एविडेंट है, बहुत ऑब्वियस है कि उनकी मकबूलियत इससे खत्म हो चुकी है। ये जंग जो मेरा एनालिसिस था या मेरी कैलकुलेशन थी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप की जंग करने की गलती नहीं करेंगे, उसकी 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस थी। क्योंकि अमेरिका की इकोनॉमी इस टाइम पे इतनी बड़ी जंग को अफोर्ड नहीं कर सकती थी। यूएसएस अब्राहम लिंकन जब आके खड़ा हो गया था पानी में, तो मुझे लगता था और मेरे बहुत सारे इसके ऊपर प्रोग्राम्स भी थे कि ये एक डेटरेंस इफेक्ट है। जो अमेरिका की हेजेमनी है, अमेरिका उसको कायम रखेगा, लेकिन डेटरेंस के तौर पे वो लेकर आया है यूएसएस अब्राहम लिंकन को। 28 फरवरी को जब उन्होंने ये बाकायदा काइनेटिक वॉर का आगाज किया है, तो उस टाइम पे भी अगेन आई वाज ऑफ द ओपिनियन कि शायद ये छोटी मोटी झड़प के बाद बैक ऑफ हो जाएंगे। लेकिन उस काइनेटिक वॉर के अंदर जब उन्होंने शहादतों का सिलसिला शुरू किया तो इट वाज ऑल क्लियर कि बहुत ही जिसको कहते हैं ना मंसूबाबंदी और वॉर स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग जो है वो ये इस जंग को आगे लेकर चलेंगे। लेकिन उसके अंदर भी 3 मरतबा डोनाल्ड ट्रंप ने, व्हाइट हाउस ने मजीद फंडिंग की दरख्वास्त की है। वो मजीद फंडिंग जो है अभी तक की उनके इलेक्टोरल कैंपेन से तकरीबन 6 से 7 गुना ज्यादा फंड जो है वो उसको मांग रहे हैं। अमेरिका फर्स्ट का नारा लगाने वाले जो थे, जो अवाम में इसीलिए मकबूल थे। बिल्कुल सिद्रा, ऐसा ही है। अगर हम ये देखें कि इंटरनल पॉलिटिक्स तो बहुत ज़्यादा डैमेज हो रही है और अमेरिका भी ये नुकसान नहीं उठा सकता, लेकिन इस सब के बावजूद भी धमकियाँ देना और आबने हुर्मस की बंदिश करना और फिर डटे रहना कि जी मुज़ाकरात इस तरह से आगे नहीं बढ़ेंगे और ये भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो ईरान के पास क्या ऑप्शन है? क्योंकि ईरान भी अपने कुछ पॉइंट्स पर अगर डटा है और वो कहता है कि अमेरिका संजीदा ही नहीं ले रहा मुज़ाकरात को, इसलिए वो मेज पर बैठने को भी तैयार नहीं है, तो अगर इसी तरह रहा तो क्या दोनों ये जंग अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए, ईरान के जो रिजर्वेशंस हैं वो बहुत लेजिटिमाइज है।
उसके रीज़न ये है कि यूरेनियम की ही बात हो रही थी 28 फरवरी को भी, और इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड मुज़ाकरात चल रहे थे। 2018 में जब ओबामा ने जो पहले इनका एक मुआहिदा हुआ था, उसको भी यूनिलैटरली, जो ओबामा के टाइम पे हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप ने आके उसको यूनिलैटरली ख़त्म कर दिया था ईरान के साथ। तो इस टाइम पे यूरेनियम के ही इनरिचमेंट और उसको मिनिमाइज करने की जब बात हुई थी, तो उस मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने एक काइनेटिक वॉर को इनिशिएट कर दिया था। उसके बाद देखिए, जिस तरीके से एक सुपर पावर की लीडरशिप को सामने आना चाहिए, जिसको बहुत मैच्योरिटी का जो है वो मुजाहरा करना चाहिए। लीडरशिप शुड बी मैच्योर। आपकी जंगी मामला ट्विटर्स के ऊपर नहीं चलते। अगर तो डोनाल्ड ट्रंप से एक हफ्ते के लिए उनका मोबाइल ले लिया जाए, उनसे तमाम गैजेट्स की एक्सेस ले ली जाए और फिर उनको टेबल पे बिठाया जाए, तो बहुत पॉसिबल है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ सैनिटी के साथ किसी किस्म के डिसीजंस ले सके, क्योंकि ये जो उनके हाथ में एक टूल उन्होंने पकड़ा हुआ है, जो हर थोड़ी देर बाद उन्हें एक शरारत करने पे मजबूर करता है, इस सिचुएशन में मैं नहीं समझती कि ये जंग अभी किसी सूरत में थम सकती है। मुआहिदा हो भी जाए तो इस बात की क्या गारंटी है कि इस मुआहिदे की वायलेशन नहीं की जाएगी? डोनाल्ड ट्रंप की गारंटी उठाने के लिए कौन तैयार है? बिल्कुल, कोई भी गारंटी देने को डोनाल्ड ट्रंप की तैयार नहीं है। और बिल्कुल जिस तरह से आप कह रही हैं कि उनकी आईरो स्टेटमेंट्स बदलती रहती हैं, तो शायद मोबाइल अगर किसी तरह से कोई ले लिया जाए तो पेंटागन कुछ इस तरह से करे तो बेहतरी आ सकती है, सूरत हाल हम देख सकते हैं और मुज़ाकरात जो है वो कामयाब भी हो सकते हैं। थैंक यू सो मच सिद्रा फॉर ज्वाइनिंग अस। और जनाब, अब हम सब इंतज़ार कर रहे हैं कि मुज़ाकरात जो हैं, जिसके हवाले से कल डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट सी के 36 से 72 घंटे जो हैं वो बड़े अहम मुज़ाकरात हो सकते हैं ईरान के साथ, और कोई डील भी हो सकती है। तो होपफुली कोई ना कोई डील जो है वो लाजमी हो जाए, क्योंकि पूरी दुनिया इससे सफ़र कर रही है। नाज़रीन, हम अब रोज़ाना सियासत की, बैनुल-अक़वामी मामलात की, महंगाई की, टैक्सेस की बात करते हैं, लेकिन यकीन जानिए कि कल लाहौर के इलाके इचरा से जो खबर आई, उसने हर इंसान का, आप समझ लें कि जो भी साहिब दिल है, दिल रखने वाला है, दर्द रखने वाला है, उसे एक बार हिला कर रख दिया, और इसे इंसानियत का जनाजा कहा जा सकता है। शाहजमाल प्लाजा का वो घर जहां कल तक बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, वहां से 3 मासूम फूलों, मोमिना, मोमिन और उम्मे हबीबा, ये 3 छोटे मासूम बच्चे और इनकी लाशें मिली। दुख की बात ये नहीं है कि वो इस दुनिया से चले गए, तकलीफ दे पहलू ये है कि जिस माँ की गोद को दुनिया की महफूज तरीन पनाहगाह कहा जाता है, उसी जालिम माँ ने तेज धार आले से अपने 3 मासूम बच्चों का गला काटा और हाथ भी ना उसके लर्जे। और हम ये सब सोच रहे हैं कि वो कौन सा लम्हा होगा जब उसके अंदर की ममता मर चुकी और वो दरिंदा बन गई। क्या हमारा माशरा इतना बेहिस हो चुका है कि हम अपने गुस्से की भेंट अपने ही जिगर गोशों को चढ़ाने लग गए? बिल्कुल उज़ैर, बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। और यकीन माने कि ये बात सुनकर एक बार आप हिल जाते हैं, कांप जाते हैं। बताते हुए भी एक तो शर्मिंदगी तारी हो रही है, और दूसरा ये कि खौफ तारी हो रहा है कि एक 1.5 साल की बच्ची उम्मे हबीबा, उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि मौत होती क्या है। अजीब ये तो सिनेरियो बनता जा रहा है कि हम इतने बेहिस होते जा रहे हैं। पहले तो जनाब कहानी गढ़ी गई कि वालिदैन दवाई लेने गए थे, तो पीछे से कोई ना कोई ये सब कुछ मामला कर गया। लेकिन पुलिस की जदीद तफ्तीश और DIG ज़िशान रज़ा की टीम ने जब शक की बुनियाद पर माँ से पूछा, तो सच सुनकर यकीन माने आपके पैरों से ज़मीन निकल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ महज मियाँ बीवी की नाचाकी और लड़ाई का बदला इन मासूमों से लिया गया। ये कैसी वहशत है उज़ैर, समझ ही नहीं आता कि इतना जहनी दबाव है, जहनी तौर पर हम मफलूज हो चुके हैं। क्या हो चुका है हमें कि अब हमारे हाथ ही नहीं कांपते हैं अपने बच्चों के गले काटते हुए, अपने बच्चों को नुकसान पहुंचा। तो कैसी माँ है, सबसे पहले तो ये फीलिंग समझ से बाहर सिचुएशन होती जा रही है। बहुत ही दुख देने वाला ये वाकया है, और हर कोई जो है वो हिल कर रह गया। इलाके में सोच की फजा है, बल्कि जहाँ जहाँ माम ये खबर पहुंची है, लोगों ने इसका बड़ा दुख जो है, वो बड़ा कर्ब जो है वो फील किया है कि ये 3 मासूम फूल जो हैं, इन्हें किस बेदर्दी के साथ मसला किया, और मसलने वाला कोई और नहीं बल्कि अपनी माँ। इसी पर हमें बात करने के लिए ज्वाइन किया है DIG ऑपरेशंस लाहौर फैसल कामरान साहब ने, और उनसे बात कर लेते हैं, उनसे जानते हैं। बहुत शुक्रिया फैसल कामरान साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। पुलिस ने बहुत कम वक्त में कातिल को ढूंढ निकाला है। तफ्तीश के दौरान ऐसे कौन से सबूत सामने आए जिसके बाद सफाक माँ एतराफ़ जुर्म पर मजबूर हुई?
जी, सबसे पहली बात तो ये है कि क्राइम सीन जो है ना, जो मौका होता है जहाँ पे चाहे वकूआ होता है, वो खुद बोलता है। हम्म, तो जिस वक्त ये रिपोर्ट हुआ, जिस वक्त 15 की कॉल एक राहगीर ने की कि जी यहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है, क्योंकि जो बच्चे जिनका मर्डर हुआ था, उनकी तरफ से ना उनके माँ बाप में से किसी ने, ना उनके घर में से किसी ने कॉल की। जब गली में रश लगा तो बहुत सारी कॉल, वो 15 की कॉल तब आई। उसके ऊपर पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया। तो वो जब क्राइम सीन देखा, जो एसएचओ ने मौके पे पहुंच के क्राइम सीन देखा, एसएसपी ऑपरेशन ने देखा, एसपी ने देखा, तो वो उसके अंदर एक एक चीज जब आप डिटेल से देखते हैं तो आपको समझ आना शुरू हो जाती है कि यहाँ पे क्या हुआ। एक ऐसी जगह जिसकी एंट्री एक है, जिसके बाहर ताला है, जिसके टूटने का कोई निशान नहीं है, जो ताला नहीं टूटा वो खुद कोई खोल सकता है तो खुलेगा, वरना नहीं। तो उस ऐसी जगह में जो बाहर से कोई ब्रेक इन नहीं हुआ, वहां पे अंदर ऐसा वकूआ होना, वो कुछ शकूक शुबात उसे पैदा हुए। उसके बाद जो बयानात होते हैं, उन बयानात में तजाद था, मियाँ के और बीवी के बयानात में तजाद था, टाइम में तजाद था। टेक्नोलॉजी की मदद होती है, जो जो टेक्निकल एविडेंस होता है, जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं, जो लोगों की ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है, जो अहले मोहल्ला, अहले इलाका, उनकी तरफ से जो चीजें होती हैं, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं केस को ट्रेस करने में। तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि जब जो स्टेटमेंट थी उनमें तजाद था, जो बहुत सारी ऐसी जो कैमरों के टाइम का फर्क था कि जी हम इतने बजे गए और इतने बजे आए, और वो सारी चीजें, वो सही। सारी चीजें जो है ना शकूक शुबात जन्म लिए। लेकिन कोई भी चीज बगैर एविडेंस के पुलिस नहीं बता सकती। जब हमारे पास प्रॉपर एविडेंस और तमाम चीजें आई तो फिर हमने तमाम लोगों को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर ये सारी चीजें बताई। तो चीजें ऐसी थी बहुत सारी जिनके अंदर ये मसाइल थे। बयानात में भी तजाद था, टाइम जो बताया गया उसमें भी तजाद था, और क्राइम सीन खुद बता रहा था कि यहाँ पे इट्स एन इनसाइडर्स जॉब। तो फैसल साहब, क्या मुलजिमा ने तफ्तीश के दौरान किसी पछतावे का इजहार किया हो, या वो अभी अपने इस फेल को घरेलू नाचाकी का रद्द-ए-अमल करार दे रही है, और इस वक्त उसके क्या जज्बात हैं? इस तरह के केसेस में ना किसी भी जजमेंटल हुए बगैर को इश्यूज को समझने की जरूरत है कि क्या ऐसे हालात आ जाते हैं किसी पेरेंट्स की तरफ से, माँ की तरफ से या बाप की तरफ से, इस किस्म का एक्सट्रीम स्टेप उठाया जाना, वो इसका मतलब है कि उसके पीछे एक बैकग्राउंड था, वो समझने की जरूरत है। तो ये जब सारी चीजें देखी, वो जो उसकी लाइफ स्टोरी जो थी, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी कि वो एक मेंटल सिचुएशन ऐसी उसकी थी कि जिसमें वो उसने ये एक्सट्रीम स्टेप उठाया। और उसके अलावा वो शायद अगर ये वाली चीज के अलावा वो अपनी जान भी ले सकती थी। बहरहाल ये वो सारी चीजें हैं जो कि बताती हैं कि ये डोमेस्टिक जो एक उनकी मैरिटल डिस्कॉर्ड था और बहुत सारी चीजें थी वो जिसने उसको मजबूर किया इस किस्म का एक्सट्रीम स्टेप उठाने के लिए। ससुराल वालों का प्रेशर था, देवर या जो उसकी सास वहां पे होती थी, शौहर की तरफ से जो बदसलूकी थी, वो सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं उसमें। बिल्कुल सही। फैसल साहब, आमतौर पर ऐसे केसेस में पागलपन का सहारा लेकर सजा से बचने की कोशिश की जाती है या इल्ज़ाम किसी और पर धर दिया जाता है। मुलजिमा की बताइएगा को उसका साइकोलॉजिकल टेस्ट करवाया गया, नफ्सियाती कंडीशन कैसी है उसकी? जो इंटेरोगेशन की है उसके अंदर वो एजुकेटेड लड़की है, मतलब वो पढ़ी लिखी है, वो मुख्तलिफ जगहों पे नौकरी कर चुकी है। वो कोई इस तरह का मेंटल, आप अगर कहें कि कोई ऐसी कोई चीज का सहारा लेके उसको कोई फायदा हो सकता है, तो इस तरह की कोई चीज सामने नहीं आई। लेकिन देखें, अगेन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये बात की गई कि दिस इज एन ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन। एक बहुत बड़ा वकूआ था जिसके ऊपर बहुत कम टाइम में पुलिस ने उसको ट्रेस किया। ट्रेस करने के बाद जो हकाइक थे वो लोगों को बताना जरूरी था, क्योंकि डिस्टर्बिंग सा वाकया था और लोगों के अंदर एक इस किस्म की इनसिक्योरिटी और ऐसी चीज पैदा होती है कि खुदा ना खासा को बाहर से कोई बंदा आके ये मर्डर कर गया बच्चों का। तो ये वाली सारी चीज अवाम के सामने रखना जरूरी है। हम जवाब दें अवाम को भी, और डेफिनेटली उनके सवाल थे। तो इस वक्त की जो तफ्तीश है उसके मुताबिक जो चीजें सामने आई वो हमने पब्लिक के सामने रखी।
इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इसके अंदर मजीद जो हकाइक आएंगे इंशाल्लाह साथ साथ आपको अपडेट। बिल्कुल फैसल साहब, अवाम के सामने रखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अवाम ये वाक़या सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान भी है, दिल दहल जाता है। इस किस्म का वाक़या है। ये भी बताइएगा, क्या इस घर में पहले कभी कोई घरेलू तशद्दुद रिपोर्ट हुआ, दर्ज कोई की गई रिपोर्ट इस हवाले से? और ये भी बताइएगा साथ साथ कि मज़ीद किन किरदारों की छानबीन की जा रही है? तशद्दुद की कोई ऐसी रिपोर्ट पहले नहीं आई थी। वो घरेलू लड़ाई झगड़े और वो बहुत सारी चीजें थी, वो अहले मोहल्ला की तरफ से तस्दीक भी हुई कि प्रोबेबली कल रात को भी ऐसी कोई लड़ाई झगड़ा इस वकूए से एक रात पहले वो हुआ था। और जाहिर है मोहल्ले में रहने वाले घरों में एक दूसरे के घर में होने वाली कुछ चीज़ों की इत्तला या कोई आवाज़ पहुंचती है, जी। तो वो उन्होंने बताया कि वो इस तरह की चीज़ें होती रहती थी। और इसके अंदर हमारा अभी, क्योंकि सबसे पहले तो वो मुल्ज़िमा जिसने ये काम किया, जिसने वो बच्चों के गले काटे छुरी से, वो वाली चीज़ पे तो हमने उसको ट्रेस करके, ट्रैक करके, अरेस्ट करके, कन्फेशन, वो सारी चीज़ें जो उसने खुद बताई। और ऑब्वियसली वो एक खातून है, तो उसके साथ देखें टॉर्चर और वो वाली चीज़ों की बजाय साइकोलॉजिकल तरीकों से एक बेहतर तरीके से बातचीत में, और वो जो उनकी स्टेटमेंट का तजाद है उसके थ्रू हमने इसको इन्वेस्टिगेट किया ना। जी। अब इसके अंदर मजीद कोई कैरेक्टर है या नहीं है, ये इंशाल्लाह इसके ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि जो पूरा केस है उसकी कंप्लीट स्टोरी आपके सामने भी आए और जो इसके कसूरवार हैं सबके सबको उसकी सजा मिले। अगर ये खातून अकेली है तो बिल्कुल कानून के मुताबिक कार्रवाई होगी। अगर कोई ऐसा एलिमेंट इसके साथ या कहीं प्लानिंग में कोई शामिल है, वो सारी चीजें इंशाल्लाह ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है, उसमें आपके सामने बिल्कुल बिल्कुल Investigation ऑनगोइंग भी इन्वेस्टिगेशन जारी भी है। जारी। बहुत शुक्रिया फैसल कामरान साहब, और इसको भी क्रेडिट जाता है कि बहुत जल्दी जो है ट्रेस आउट किया, इस केस को सॉल्व किया। लेकिन हमें सोसाइटी के अंदर बतौर माशरा हमें सोचने की ज़रूरत है कि घरों के अंदर जो मामलात चल रहे हैं, हमने अपने घरों का माहौल जो है वो किस तरह से बेहतर रखना है। डोमेस्टिक वायलेंस होता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका नतीजा ये निकलता है, लेकिन ऐसा नतीजा हरगिज़ नहीं निकलना चाहिए। अब इस केस के अंदर जो मुल्ज़िम है पढ़ी लिखी है, अपने लख्ते जिगर को कैसे कोई ज़िबा कर सकता है? और उज़ैर, इतना हम लोग दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, मतलब अपनी घरेलू नाचाकी कोई भी मामला होता है, पढ़े लिखे होने के बावजूद, जॉब प्रोफेशनल होने के पढ़े लिखे बावजूद होके अपने आप ये बच्चों- सोचते हैं, आपका शऊर आपको ये बताता है कि ये ऑप्शन नहीं है नहीं है आखिरी और बहुत सारी option आपके नहीं पास है। ऑप्शंस हैं, आप और सेपरेशन जिस कर तरह सकते से हैं, कहा अलग जा हो रहा है वो सकते किसी हैं। डिप्रेशन में भी है, स्ट्रेस में भी है, उसको कोई और हल हो सकता है, किसी और तरीके से सॉर्ट आउट बैठकर मसलों का हल होता है, ना कि किसी की जान। और वो जाने जो मासूम बच्चे हैं, जिनको आइडिया, कितनी सफाक माँ है, मतलब माँ का जो दर्जा है ना, इंसान और किस पर ट्रस्ट करे उज़ैर? मतलब आप दुनिया में आते हैं, पहली आपकी दर्सगाह आपकी माँ होती है, और आप सोचते हैं कि माँ कितना बड़ा, दुनिया की सारी चीज़ें, सारे रिश्ते, हर चीज़ आप को बेमायनी लगती है अपनी माँ के आगे, और आप हर तरह का ट्रस्ट सिर्फ अपनी माँ पे कर सकते हैं। अगर इस तरह के वाक़यात हुए तो मुआशरे में आपका यकीन ही उड़ जाएगा। आप कैसे किसी पर यकीन कर सकते हैं जब आपकी अपनी माँ और 3 मासूम बच्चे, जिनको अभी दुनिया का नहीं पता और जिनको वाकई मौत जैसी चीज़ का भी नहीं पता कि होता क्या है। तो स्ट्रगल हो, परेशानी हो, दुख हो, किसी भी चीज़ में आपकी माँ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और अगर माँ ऐसे करने लग जाए तो यकीन माने दिल दहल जाता है। मेरे ये सोच के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, और मेरे पे समझे कि लर्जा तारी है कि वो बच्चे जो माँ के सबसे ज्यादा ट्रस्ट माँ पे करते हैं, उन्होंने पता नहीं शायद रेजिस्ट भी ना किया हो कि हमारी माँ अगर हमारे साथ कर रही तो कुछ सही कर रही होगी। लेकिन इस कदर सफाकी है कि यकीन मानिए, जो भी कहा जाए, जितनी भी बात की जाए, जितनी भी मजम्मत की जाए, उज़ैर, ममता का हम देखें, हमें जानवरों से सीखना चाहिए। चिड़िया दाने लेकर आती है अपने बच्चों के लिए, किस तरह से पेट पालती है। आप कितनी इस तरह की वीडियोस देख सकते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन एक मतलब अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, यकीन माने इस वाक़े के बाद वाकई हाथ पैर कांप रहे हैं। माँ बाप का ये रूप जो है ना वो नहीं देखा जा सकता। और जिस तरह माँ बाप ने जानवरों की बात की, तो बिल्कुल आप किसी के जानवर के बच्चे को भी आप कुछ कहें ना, तो वो चाहे कमज़ोर भी है आपसे, लेकिन वो आगे से रेजिस्ट करता है, पूरा आपको जोर लगा के भगाने की कोशिश करता है। अब अल्फाज कम है, इस मामले को यहीं पे छोड़ते हैं, ब्रेक लेते हैं प्रोग्राम में। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, आजकल मौसम शदीद गर्म है, बाहर निकला जाए तो यूं लगता है जैसे सूरज बराह रास्त हमसे ही मुखातिब है, हम ही उसका टारगेट है। तपती धूप है, गर्म हवा और ऊपर से पसीना। और सच तो ये कि शाम तक आईना देखने की भी हिम्मत नहीं रहती।
और हम मर्द हजरात तो अक्सर यही सोचते हैं कि बस ज़रा सा पानी मारेंगे और फेस वॉश करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन क्या ये सब करना काफ़ी है? अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई ये सन ब्लॉक लगाना क्या वाकई ज़रूरी होता है? इंडोर लगाना चाहिए, आउटडोर लगाना चाहिए, या ये सिर्फ एक फैशन के तौर पे है? और वो जो हम दिन में 10 बार मुंह धोते हैं, कहीं वो हमारी जल्द के कुदरती ऑयल को तो ख़त्म नहीं कर रहा? बिल्कुल अहम मौजू है और वाकई जी गर्मी और स्किन केयर कैसे करनी है ये बहुत बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी गलत फहमी यही है कि लोग समझते हैं जी कि गर्मियों में मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि जल्द जो वो पहले चिकनी होती है, स्वेटिंग हो रही होती है। हालांकि स्किन जो है वो डिहाइड्रेटेड हो रही होती है और इसीलिए हमें जी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है स्किन केयर की। और इसी मसले को आज हमने सुलझाने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर मुबशर डाहा साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये एक गलत फहमी है हमारे जहनों में कि जैसे ही गर्मियाँ आती हैं स्किन चिकनी होती है या फिर स्वेटिंग हो रही होती है तो हम कोई चीज़ अप्लाई ना करें, बस मुंह धोएं और सुकून से जल्द को छोड़ दें ऐसे ही। तो ये क्या ठीक है? थैंक यू वेरी मच मैडम। बिल्कुल आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है क्योंकि अभी हमारा जो समर सीज़न है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है और सबसे ज़्यादा जो स्किन डैमेज होती है वो समर सीज़न में होती है। और आपको इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करूं कि हमारी जो स्किन को डैमेज करने के लिए जो सबसे ज़्यादा जो एक हम कहना चाहिए कि जो सन रेज हैं वो सबसे ज़्यादा हमारी स्किन को डैमेज करती हैं। सराउंडिंग में आप देख लें, इवन के जो स्किन कैंसर होते हैं उसकी भी कॉज जो है ना वो सन रेज बन रही होती हैं। अब हमारी स्किन के ऊपर रिंकल्स आते हैं, हमारे स्किन के ऊपर पिगमेंटेशन होती है, हमारे स्किन के ऊपर एजिंग साइंस आते हैं, हमारी स्किन डैमेज होती है। तो उसकी मोस्टली जो मोस्ट ऑफ द रीजन में से सबसे बड़ी रीज़न जो है वो सन रेज है। अब समर सीजन में क्या होता है कि सन रेज की इंटेंसिटी बढ़ जाती है, इसलिए हमारी स्किन की प्रोटेक्शन जो है वो ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रोटेक्शन है वो है सन ब्लॉक का इस्तेमाल जी। और दूसरा ये है कि सन ब्लॉक का जो इस्तेमाल है वो सिर्फ हमने आउटडोर नहीं करना, इनडोर भी करना होता है। अब डिफरेंस ये आता है कि हमारे समर सीजन में सन ब्लॉक का इस्तेमाल ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है और विंटर में भी रिक्वायर्ड होता है बट कंपैरेटिवली कम होता है। और अगर आप सन एक्सपोजर ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल आप 2 से 3 घंटे के लिए धूप में हैं या बाहर हैं, तो आपको सन ब्लॉक को रिपीट करना चाहिए। इस तरह से नहीं हो सकता कि हमने सुबह सन ब्लॉक लगाया और हम कंटिन्यूसली सन एक्सपोजर में हैं और उसके बाद ये कि हम शाम को जाके फेस वॉश कर लें, जिस तरह अभी बताया उजार साहब ने। तो इस तरह नहीं होता। हमने करना ये चाहिए कि 2 से 3 घंटे बाद अगर हम कंटिन्यूसली सन एक्सपोज हैं तो सन ब्लॉक को रिपीट करना चाहिए ताकि उसकी जो एफिकेसी है वो ग्रेजुअली लूज होती जाती है। सन रेज जो ही उसके ऊपर पड़ती हैं तो वो दोबारा उसको रिस्टोर किया जा सके। अगर आप और स्किन को कहीं बाहर हैं, आउटडोर हैं, तो फेस वॉश किए बिना भी आपने अगर अप्लाई किया हुआ है तो 2-3 घंटे के बाद आप दोबारा ऊपर अप्लाई कर लें सन ब्लॉक, कोई इशू नहीं है? जी बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। फेस वॉश करना जरूरी नहीं है उसके लिए, आप सन ब्लॉक उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और ये हमने मकसद ये होता है कि जी ये भी हमें समझा दें कि ये जो SPF है 30 भी आता है, 60 भी है, 100 भी है, हमारे एनवायरनमेंट के हिसाब से, मौसम के हिसाब से कौन सा बेहतर है, कौन सा अप्लाई करना चाहिए मर्दों को और ख़वातीन को? देखिए SPF का पहले तो मैं आपको बेसिक समझा दूं कि SPF होता क्या है। SPF इज एक्चुअली सन प्रोटेक्शन फैक्टर। अब उसमें जिस तरह से हम फॉर एग्जांपल को टैबलेट देते हैं तो उसकी 50 मिलीग्राम होती है, 100 मिलीग्राम होती है, 500 मिलीग्राम होती है, तो ये उसकी स्ट्रेंथ हो रही होती है कि स्ट्रेंथ मेजर कर रहा होता है कि अगर SPF फॉर एग्जांपल 30 है तो वो कम उसकी प्रोटेक्शन करेगा सन रे से स्किन को। SPF 60 है तो उसको कंपेरेटिवली ज्यादा स्ट्रेंथ के साथ करेगा। अब जो हमारा इन्वायरमेंट है, अब हम फॉर एग्जांपल अपने इस्लामाबाद की या लाहौर की बात करते हैं तो हमारे लिए 60 एंड अबव, मतलब 60 एंड अबव सन प्रोटेक्शन फैक्टर होगा, SPF होगा, तो वो हमारी जो सन रेज हैं इस रीजन की उससे स्किन को प्रॉपर केयर दे सकेगा। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर ये मिथ है या मिसकंसेप्शन, या आप भी बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। अक्सर वीडियो सामने आ रही होती हैं कि जी सन ब्लॉक का इस्तेमाल ना करें या आपकी स्किन के जो सेल्स हैं उसमें अब्जॉर्ब होता है और कैंसर का बायस बन सकता है। प्रॉब्लमेटिक ही यही है, एक तरफ से बहुत ज़्यादा सन ब्लॉक इस्तेमाल करने का कहा जाता है, दूसरी तरफ से डरा दिया जाता है, तो फिर करें तो क्या करें? देखिए जो आजकल सोशल मीडिया की इस तरह के मिथ्स हैं या कैंपेन्स हैं ना, आप ये देखें कि जो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है क्या वो प्रोफेशनल है, क्या वो डर्माटोलॉजिस्ट है, क्या वो स्किन स्पेशलिस्ट है। अब प्रॉब्लम ये है कि आजकल हर कोई उठ के कोई ना कोई अपनी स्टेटमेंट दे देता है कि इस तरह कर लें, इस तरह कर लें। तो इस तरह नहीं होता कि जो रिस्पेक्टिव फील्ड के प्रोफेशनल्स लोग हैं वो कभी भी इस तरह की बात नहीं करेंगे।
आप किसी डर्माटोलॉजिस्ट को ये बात कहते हुए नहीं सुनेंगे कि सन ब्लॉक का इस्तेमाल ना करें। ब्लॉक का इस्तेमाल आप किसी भी स्किन स्पेशलिस्ट को ये बात करते हुए नहीं सुनेंगे कि सन ब्लॉक का इस्तेमाल ना करें। सही, अच्छा। जबकि हम लोग तो इस चीज को इंसिस्ट करते हैं कि सन ब्लॉक का लाजमी इस्तेमाल करें तो बेहतर और कौन लोगों को सी होती सेंसिटाइज है? करते हैं। जी जी, तो बेहतर कौन सी होती है? जेल बेस होती है या क्रीम बेस होती है? आजकल इतनी सारी भी टाइप्स आ debate गई है। हैं कि Yes. आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि एक्चुअल में सही वाला सन ब्लॉक कौन सा है जो इस्तेमाल करना चाहिए। अच्छा देखें, इसमें जो है हमारी स्किन टाइप्स के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। हमारी स्किन टाइप, कुछ लोगों की स्किन ऑयली होती है, आपने सराउंडिंग में देखा होगा। कुछ लोगों की स्किन बहुत ड्राई होती है। कुछ लोगों की कॉम्बिनेशन होता है कि गर्मियों में ऑयली हो जाती है, सर्दियों में ड्राई हो जाती है। अब जो सन ब्लॉक है वो भी डिफरेंट टाइप्स के आ रहे होते हैं। जो ऑयली स्किन वाले लोग होते हैं उनमें पिंपल्स या एक्नी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, सही। और उनके लिए जो सन ब्लॉक हम इस्तेमाल करते हैं वो सीबम कंट्रोल सन ब्लॉक होता है। वो मोस्टली जेल बेस्ड होता है। होता क्या है कि उससे एक्नी होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अब अगर हम उसमें नॉर्मल सन ब्लॉक यूज करेंगे तो वो एक्नी को बढ़ा देता है। तो जो स्किन टाइप है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर सन ब्लॉक रिकमेंड करते हैं कि स्किन टाइप को देख के, ताकि वो उस स्किन के ऊपर इक्वली इफेक्टिव हो सके। अच्छा, ये तो आपने बड़ा ज़बरदस्त बता दिया कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, ये नहीं कि सोशल मीडिया पे जो भी आप देख रहे हैं कि जिस प्रोडक्ट की हाइप है आप उसका सन ब्लॉक यूज़ करें उस कंपनी का। मॉइस्चराइज़र का बताइए हमें, वो कितना ज़रूरी है गर्मियों के अंदर, और क्या जिनकी ऑयली स्किन है बार बार मुंह धोना उनके लिए सही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका जो ऑयल है वो बिल्कुल ही ड्राई हो जाए आपके फेस से? अच्छा देखें, जो जिनकी ऑयली स्किन होती है ना, उनमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि उनको एक्नी होती है, पिंपल्स होती है। आपने सराउंडिंग में भी देख लें कि जिनको पिंपल्स हो रहे हैं उनकी स्किन ऑयली होती है। और अगर ऑयली स्किन वाले लोग ज्यादा स्किन वॉश करेंगे तो दिस इज गुड फॉर देम। होता ही ओके। होता यूं है कि हमने ये करना है कि हमने अपनी जो ऑयली स्किन है वो अगर ज़्यादा फेस को वॉश करेंगे तो उनके लिए बेहतर है, ताकि ये कि ऑयल जमा नहीं होगा फेस के ऊपर, तो उसमें एक्नी होने के या पिंपल्स होने के चांसेस कम हो जाएंगे। और जहां तक आपने ये पूछा कि क्या उनको बार बार फेस वॉश करना चाहिए, बिल्कुल। जिनकी ऑयली स्किन है उनको कंपेरेटिवली ज़्यादा फेस वॉश करना चाहिए। वो गर्मियों में स्पेशली 4 से 5 मरतबा फेस वॉश करें, ताकि ऑयल जमा ना हो, और ऑयल जमा होने की वजह से जो पिंपल्स होते हैं वो ना हो। हाँ, अलबत्ता स्किन अगर ज़्यादा वॉश करने से ड्राई हो रही है तो फिर आपको मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए। अच्छा मुबशिर साहब, ये तो आपने बता दिया कि यानी कि आप गर्मियों में भी मॉइस्चराइजर भी इस्तेमाल करें और ओवरऑल आपने सन ब्लॉक का तो इस्तेमाल करना ही करना है। एक और आजकल हम देख रहे हैं गोरा होने का बहुत शौक है हर किसी को, और कोई ड्रिप्स लगवा रहा होता है, कोई ना कोई सेशन ले रहा होता है, और कोई मेडिसिन भी इस तरह की खा रहे हैं, कैप्सूल्स भी खा रहे हैं। तो ये जो कैप्सूल खा रहे हैं उनसे वो भी कोई इफेक्टिव हैं, जल्द को गोरा करते हैं? देखिए, जो ये आप बात कर रहे हैं, ये ग्लूटाथियोन के कैप्सूल्स और ग्लूटाथियोन की जो ड्रिप्स हैं वो अवेलेबल है मार्केट्स में। अब इसके लिए मैं इतना ज़्यादा इंकरेज नहीं करता इस चीज़ को, क्योंकि कोई लॉन्ग टर्म इसका रिजल्ट्स जो है सस्टेन नहीं करते, और ये एक एक्सपेंसिव प्रोसीजर है। और दूसरा ये है कि जो मैं नॉर्मली अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि आप कोशिश करें कि जो आपका ओरिजिनल कलर है उसको रिटेन करें। जिस तरह हमने शुरू में बात किया कि सन रे स्किन को डैमेज करती हैं, जो स्किन हेल्थ है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर स्किन हेल्थ ठीक होगी तो आपकी ओवरऑल जो कम्प्लेक्शन है वो भी बेहतर रहेगा, साथ स्किन के ऊपर जो आपकी पर्सनैलिटी के ऊपर उसका इंपैक्ट आना है वो भी बेहतर रहेगा। मुबशिर साहब, बिल्कुल ये आपने फेस की भी हमने बहुत ज्यादा बात कर ली है, स्किन की हम जहाँ बात करें, मेरा भी एक मसला सुलझा दें। प्रॉब्लम ये है, गर्मी आती है, हम कोशिश करते हैं कि जनाब को बड़े लाइट कपड़े पहने, टी शर्ट्स वगैरह वेयर करें, लेकिन मसला ये है कि जब तक धूप है हम टी शर्ट नहीं पहन सकते। जब टी शर्ट पहनते हैं तो फिर यहाँ से बाजू जो है ना, वहाँ ऊपर वाला और होता है, नीचे वाला कलर और होता है, पहचाना ही नहीं जाता। उसको किस तरह से हम बचा सकते हैं? देखिए, उसके लिए सिंपल सा फार्मूला कि आप सन ब्लॉक इस्तेमाल करें, बट सन ब्लॉक इस्तेमाल करने के बावजूद भी जो बाजू पे भी, लेकिन उसके बावजूद भी टैनिंग होने के चांसेस स्टिल रहेंगे। लेकिन होगा क्या कि सन ब्लॉक इस्तेमाल करने से उसकी टैनिंग कम हो जाएगी कंपैरेटिवली। अगर आप विदाउट सन ब्लॉक चले जाएंगे धूप में और टी शर्ट पहनी होगी तो उसमें यह है कि अगर आपको हफ्ते बाद, 10 दिन बाद अगर कलर डिफरेंस आ जाएगा, तो अगर आप रेगुलर सन ब्लॉक इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपका ज्यादा महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद उतना डिफरेंस आएगा। इस बात की गारंटी फिर भी नहीं होगी कि उसमें कलर डिफरेंस नहीं आएगा आपके बाजू में, लेकिन सन ब्लॉक इस्तेमाल करने से उसके जो रेशो है वो कम हो जाएगी। सही। अच्छा मुबशिर साहब, लास्टली ये भी बता दीजिएगा, हमने लगाने की तो बहुत ज़्यादा बात कर ली है कि क्रीम्स लगाकर बेहतर हुआ जा सकता है, टैनिंग को दूर किया जा सकता है। खाने के हवाले से बताइएगा, खाने की रूटीन ऐसी कैसी होनी चाहिए? सुपर फूड कौन से हैं जो वाकई आपकी जिल्द को, जैसे आप भी कह रहे हैं कि स्किन को हेल्दी बनाना है हमने? स्किन को हेल्दी बनाने के लिए सिंपल सा फार्मूला है कि फ्रेश जूसेस, फ्रेश वेजिटेबल्स, वाटर इनटेक,
पानी का इस्तेमाल बेहतर रखें और अपने फ्रेश वेजिटेबल इस्तेमाल करें, फ्रेश जूसेस इस्तेमाल करें। ये सारी चीज़ें जो हैं स्किन के ऊपर नेचुरल ग्लो लेके आती हैं, नेचुरल हेल्थ इंप्रूव करते हैं, जिससे आपकी ओवरऑल स्किन हेल्थ इंप्रूव होती है और आपकी पर्सनैलिटी भी इंप्रूव होती है साथ। ज़बरदस्त, यानी कि ये डाइट अगर आप रखेंगे तो बेहतर स्किन होगी। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साहब आपके वक्त का। और वाकई हम ये रहते हैं कि हमने सन ब्लॉक लगाना है, मॉइस्चराइज़र लगाना है, क्रीम्स लगानी है, हर चीज़ हम कर लेते हैं, लेकिन ये फोकस नहीं कर रहे होते हैं कि खाना भी अच्छे तरीके से खाना है। ये नहीं है कि आप जंक फूड खा रहे हैं और फिर आप क्रीम्स लगा रहे हो और फिर कह रहे हैं कि इफेक्टिव और आपका फेस भी बताता है कि आप क्या खा रहे हैं। जी, तो सबसे ज़्यादा इंडिकेशन यही है कि आपका फेस बता रहा होता है कि इनसाइड क्या चल रहा है। तो पहले अपनी डाइट को भी बेहतर करना है और फिर सन ब्लॉक का इस्तेमाल करना है। अभी वक्त ब्रेक का देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। सुनो पाकिस्तान। व्यूअर्स, अब हम जिस टॉपिक पर बात करने लगे हैं, डिस्कस करने लगे हैं, उसने ना सिर्फ हमें बल्कि बहुत सारे तहकीकाती सहाफ़ियों को भी बरता हैरत में डाल दिया है कि अक्सर माहम आप देखते हैं ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े होते हैं भिखारी, और आप जो है वो इतना नॉक करेंगे आपकी गाड़ी को, या आपकी गाड़ी के विंड स्क्रीन के ऊपर आके लेट जाएंगे बाकायदा, और आप चिड़चिड़े हो जाएंगे कि भाई ये सिग्नल भी ऑफ हो जाते हैं अचानक और इशारा भी नहीं खुल रहा और आपने जाना है, और ऐसे में भिखारियों ने यलगार कर दी है। और हमें लगता है शायद कोई लाइट ख़राब है, मसला है, या पता नहीं हमारी वाली साइड का जो टाइमर है ज़्यादा सेट किया हो गया है। लेकिन आपको सुनकर हैरानी होगी कि एक मुनज़्ज़म तरीका वारदात होता है, और इसे बेनकाब किया एक शहरी ने, जिसने टाउनशिप के एक ट्रैफिक सिग्नल पर देखा कि एक नौजवान आराम से आता है, बिजली का बोर्ड खोलता है और सिग्नल बंद कर देता है ताकि ट्रैफिक वहां पर रुके, और उसके साथ जो गाड़ियां हैं उन्हें घेर कर उसके साथी भी जो है उनसे भीख मांग नहीं बल्कि भीख वसूल कर सके। और ये बटन जो है ये अमूमन हम देखते हैं कि ट्रैफिक वार्डन्स जो हैं वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं ट्रैफिक के फ्लो को कायम रखने अच्छा, के लिए। तभी मैं सोचूं कि अक्सर कुछ ऐसे बिजी ट्रैफिक वाले जो सिग्नल होते हैं वो बंद क्यों होते हैं, आए रोज बंद होते हैं, तो आज खुलता भी है तो 10 सेकंड बाद दोबारा बंद होता है। खुलता है। और इस किस्म की वारदात होती है। सबसे ज्यादा इरिटेटिंग यही होता है जो गजरे फेंक जाते हैं ना, आप अपने भाई के साथ बैठे हो तो कहते हैं कुड़ी नु गजरे ते पवा, मुझे सबसे ज्यादा इरिटेटिंग ये लगता है कि भाई पहले, और जबरदस्ती कर जाते हैं, मतलब रिश्तों का तकद्दुस पामाल हो रहा है यहाँ पे सबसे ज्यादा। और फिर मैं सोचती हूँ इनकी जहनी तौर पर ट्रेनिंग होनी चाहिए, खास तौर पर इनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। ठीक है, मांग तो रहे हैं लेकिन सोच तो लें। लेकिन जो भी है, ऑन अ सीरियस नोट, गजरे वाली बात तो पीछे रहेगी, बहन भाई भी बैठे हो तो उन्हें भी बच्चों की दुआएं दे रहे होते हैं। एग्जैक्टली, तो ये वाकई एक मसला है, बहुत बड़ा मसला है। और तहकीकात जब हुई हैं तो पता चला कि जी लाहौर में रोजाना 1.25 करोड़ रुपए से ज्यादा भीख जमा होती है, सोचें आप। और ये तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी का टर्नओवर लगता है। और दुख की बात ये है कि 2025 में कानून तो सख्त हुआ, लेकिन उसे नाकाबिले ज़मानत जुर्म भी करार दिया गया। लेकिन ये प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब खुद कह रहे हैं कि एक छोटी सी कानूनी खामी का फ़ायदा उठाकर ये लोग सिर्फ जी जुर्माना भरते हैं और दोबारा उसी सिग्नल पर खड़े होते हैं, और ये सारी सूरत हाल रहती है। तो क्यों है? होते क्यों इस पर डिस्कशन करते हैं। उर्दू न्यूज़ से जी तहकीकाती सहाफ़ी राय शाहनवाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जी ये मामले पर डिस्कशन करते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जिस तरह से हम देख भी रहे हैं कि टाउनशिप का ये वाक़या तो वाकई रिकॉर्ड पर आ गया, मंजर आम पर आ गया, वीडियो भी आ गई, समझ भी आ गई कि किस तरह से ये वर्क करते हैं। और एक तो कोई वाक़या बताता भी होता था कि एक कोई मर्सिडीज़ बेंज पे आता था और सबको वो कहते हैं ना असाइनमेंट देता था, तुम इस सिग्नल पे बैठ जाओ, इस सिग्नल पे बैठ जाओ, पैसे इकट्ठे करके ले जाता था। तो वाकई इस तरह की लेकिन इस सारी चीज़ों में आपका आइडिया सबसे अच्छा था कि भिखारियों को ट्रेंड किया जाए। एटलीस्ट ज़हनी तौर पर उनको ट्रेंड। वैसे भी आजकल जो मरियम नवाज साहब हैं वो हर जगह पे ट्रेनिंग लेके आ रही हैं, तो मेरा ख्याल कि भिखारियों की ट्रेनिंग का जो है ना ये बहुत अच्छा आइडिया है, इट्स वेरी इनोवेटिव। तो ऐसा है, ये आप ठीक कह रही हैं। ये जो काफ़ी मैंने लंबा टाइम इस स्टोरी के ऊपर लगाया, और जिन लोगों से बात हुई और जो कोशिश कर रहे हैं कि इस मसले को किसी ना किसी तरह से जो है वो हल किया जाए, तो बड़ी एस्टॉनिशिंग फैक्ट, ये जो 1.25 करोड़ का फैक्ट है, ये आपकी सरकार को पता है कि लाहौर शहर के अंदर जो है वो इतना पैसा इकट्ठा हो रहा है। और ये जो आपने बात कही कि वो मर्सिडीज़ पे लिटरली लाहौर के कुछ इशारे ऐसे भी हैं कि सुबह 5 बजे वहाँ पे लोगों को उतारा जाता है जी, और शाम 5 बजे दूसरी शिफ्ट उतारी जाती है और पहली वहाँ से पिक की जाती है। तो इतना मुनज़्ज़म। सॉरी, जब ये आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जब ये सब हो रहा होता है, पिक एंड ड्रॉप चल रही होती है, तो सेफ सिटी के कैमरों के आगे पर्दा आया होता है, तब वो नहीं देख रहे होते कि ये क्या चल रहा है। वैसे तो हर मामले में हेल्प ली जाती है, अच्छी चीज़ है, लेकिन यहाँ पे नहीं देख रहे होते। यहाँ पे ना एक बड़ी दिलचस्प, आपने ये सवाल एग्जैक्टली मैंने एक महकमा दाखिला के ऑफिसर जो कि जिन्होंने ये कानून भी बनाने में बड़ी मदद की,
तो ये सवाल एग्जैक्टली उनसे पूछा। उनका ये कहना था कि जब बहुत ज़्यादा टाइटनिंग की गई ना लास्ट ईयर 2025 में, बड़ा मैसिव अरेस्ट किए इन्होंने ना, हर इशारे से हर बंदे को पकड़ लिया। अब इशू ये हो गया कि वो जो जिन लोगों को वो पकड़ के हवालात में लेके जा रहे थे, तो उनमें ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो नशई थे। यस। अब उनको टैकल करना मुश्किल हो पा रहा था कि हवालात के अंदर उनको अगर अब मंशियात नहीं देते तो कई बंदे मतलब वहाँ पे उनको जान के लाले पड़ गए। इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे ये जो आपका क्वेश्चन बहुत वैलिड है, लेकिन इसकी कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इससे भी स्ट्रॉन्ग है। देन महकमा दाखिला ने क्या किया कि मुख्तलिफ जेलों के अंदर बैरिक्स बनाई। अभी भी डेडिकेटेड बैरिक्स जो हैं वो पंजाब की हर जेल के अंदर रखी हुई हैं कि वहाँ से इनको उठाएं और उन बैरिक्स के अंदर रखें। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जहाँ इसको क्रिमिनलाइज तो आपने कर दिया और बड़ा स्ट्रॉन्ग कानून भी लेके आ गए 3 साल से 5 साल का, लेकिन मेरा ख्याल है कि सोसाइटी के लेवल पे वो, जैसे आपने ट्रेनिंग की बात की, वो एक तरफ तो शुगल था, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि जो सोसाइटी का अपना रोल है वो बहुत मिसिंग है इस सारी कहानी के अंदर। लॉ तो है, चीज़ें हैं, बट कारआमद कुछ भी नहीं। आपने मुशाहिदे में क्या देखा है राय साहब, मतलब सोसाइटी कैसे अपना एक्टिवली रोल प्ले कर सकती है, इनको किस तरह डिस्करेज किया जा सकता है? वेल दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि सोसाइटी, देखिए सोसाइटी किसी एक इशू के ऊपर जो है ना वो अटेंटिव नहीं होती। एक होलिस्टिक व्यू होता है सोसाइटी का। जब आप जिम्मेदार शहरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो वो आपके कचरा जो आप गंद शहर के अंदर डाल रहे हैं, जो आपकी गाड़ियाँ, और वो हर चीज़ में वो झलक आ रही होती है। तो जब आप जिम्मेदार होते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होता है कि हमने पेशावर भिखारियों को पैसे नहीं देने। यहाँ पे तो लिटरली लोग जो हैं वो एक तरफ से वो करप्शन या कुछ करके या अपने ज़मीर को मुतमईन करने के लिए तो वो इन इशारों के ऊपर बैठ के जाते हैं, वो पैसे बांट रहे होते हैं। तो ये तो लो लेवल वाले हैं, हाई लेवल वाले तो उम्रा की टिकट भी मांग लेते हैं। नहीं राय साहब, ये भी होता है क्योंकि हमें इस तरह से भी गाइड कर दिया जाता है, कोई भी बस आपसे मांगने आए, कुछ सवाल ही आ गया, उसको खाली हाथ नहीं जाने देना। कहीं ना कहीं फिर दिन भी जुमेरात का हो, ऊपर जुमेरात का हो या कुछ भी हो के जाते हुए ना आपने बस इनको बांटते जाना, तकसीम करते, वो फिर इनको शय मिल जाती है। और एक दो बार तो मेरे साथ ये हो चुका है कि मैंने किसी को ऐसे पैसे भी दिए ना, तो वो आगे जाके वो कहीं ना कहीं इसी तरह, जिस तरह से आप भी बता रहे हैं, ड्रग एडिक्ट होते हैं और वो अपनी इस तरह की कोई ज़रूरियात, तो मुआशरे में कोई बेहतरी भी नहीं हो रही होती, हर लिहाज से खराबती हो रही है, फिर भी मुआशरा समझ नहीं पा रहा है। तो फिर बाकायदा तौर पर मुआशरे की भी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत है। नहीं, ये मुआशरे की बेसिकली जिम्मेदारी है। और जो आपने बात कही ना, ट्रस्ट मी कि ये इतने ज़्यादा भेस बदलने वाले हैं कि अगर आपको लगेगा ना कि आपने डिटेक्ट कर लिया कि ये जो फ्रेम है ये बहुत ज़्यादा मैंने डिटेक्ट कर लिया ये फेक या पेशावर भिखारी हैं, तो कुछ टाइम के बाद वो सेट वो चेंज कर देंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि अब हम डिटेक्ट होना शुरू हो गए। आजकल एक बहुत ट्रेंड है कि आप बहुत बेहतर कपड़ों में आप लोगों को देखेंगे और बिल्कुल वो लग रहा होगा कि ये तो बहुत शरीफ सा आदमी है, और आपको लगेगा कि ये तो भीख मांग नहीं सकता। वो इतने प्यार से आपके पास आ गया कि जी वो आपसे मांगना नहीं था, लेकिन मांगने वाला नहीं। फैमिली भी साथ होती है, कुछ केसेस में गाड़ी भी होती है। एग्जैक्टली, तो वो ना आपकी नफ्सियात के साथ खेल रहे होते हैं। और इतने ज़्यादा, मतलब इस स्टोरी के लिए जब मैंने काम किया और ढेर सारे लोगों से बात की, तो अनलिमिटेड अरे ऑफ पीपल उनका वो सामने आया कि कोई एक चीज़ फोकस नहीं हो सकती। तो एक डिफ़िकल्ट है आम लोगों के लिए, जहाँ पे हम सोसाइटी को जिम्मेदार ठहरा भी रहे हैं, वहाँ पे हम जैसे लोग भी इन बातों में आ जाते हैं जिनको काफ़ी पता है कि हमने क्या करना है और क्या नहीं करना। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लिकेटेड। जाहिर साहब, आपको ये स्टोरी करते हुए कोई दबाव, कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा हो? क्योंकि कुछ हद तक मैं भी जानता हूँ कि कितना पावरफुल ये माफिया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि मेरा जो ज़्यादा इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो इनकी फाइनेंशियल, जो ये पैसा इकट्ठा करते हैं, ये डाटा लेना जो है वो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट था। सही। तो वो क्योंकि इनसे तो मिलना नहीं था, ना उन्होंने बताना था कि हम कितना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। जहाँ ये ताकतवर है ना, वहाँ ये फ्रिजाइल भी बहुत है। सही। हुकूमत ने पिछले 2 सालों में इनके सरगुना, जो भी जैसा आपने कहा कि सीवरेज, ये इतना ये जो अभी फुल्लू वाली बात आपने कही ना, ये जिसने इशारा बंद किया था जी, ट्रस्ट मी, जब इनको फॉलो किया गया इस वाक़े के बाद, जब ये बंद कर रहे थे और सारा कुछ, तो जब इनके जगह पे पहुंचे तो कोई भी मेल फिगर बड़ा वहाँ पे नहीं था। ख़वातीन थी,
और ये 4 बच्चे थे जिनकी उम्रें 17 साल से लेकर 21 साल तक थी। तो वो जो इनका ऊपर जो लोग इनको कर रहे होते हैं वो सिरे से वो अभी तक पुलिस उनको नहीं पकड़ सकी। गुमनाम रहते हैं। वो अब वो इतना बड़ा वो गैंग उस तरह से भी नहीं है कि कत्ल किया हुआ है और सारे रिसोर्सेज लगा दिए जाएं, अल्टीमेटली तो उन्हें भिखारियों को पकड़ना है। तो वो थोड़ा सा इस पे भी ट्रिकी होता है। तो राय साहब, जिस तरह से मूवीज में हम देखते हैं, क्या कहीं ना कहीं इसी तरह से ऑपरेट हो रहा, तो कोई गैंग होता है और सेंटिमेंट से खेलते हैं छोटे छोटे बच्चों को, जैसे रेंट पर बच्चे कहाँ से आते हैं? बच्चे कहाँ से आते हैं? देखें जी, बच्चे तो हर जगह से आते हैं। आपने देखा कि लाहौर में रोज़ाना कितने बच्चे जो हैं वो अगवा हो रहे होते हैं, अगवा भी होते हैं पूरे पंजाब से, देहातों से। गुर्बत जहाँ पे होती है वहाँ से बच्चों को अगवा करना या बच्चों को लुभा के ले जाना, या इवन ऐसी कुछ स्टोरीज़ भी सामने आई कि पेरेंट्स ने खुद अपने बच्चे दिए क्योंकि उनको पैसे आने थे और वो बच्चों के साथ जो है वो उसके बाद। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और इस तरह से एक मल्टी डायमेंशनल इशू भी आप इसको कह सकते हैं कि इसमें महज सिर्फ गैंग इन्वॉल्व नहीं है बल्कि पेरेंट्स जो हैं वो भी जानबूझ के। अब एक बंदे ने अगर 11 बच्चे पैदा किए हुए हैं जी, तो अगर आप उसको आइडिया देंगे कि आपको हर महीने का 50,000 मिलेगा तो वो तो हंस के 2 बच्चे आपको दे देगा। कैसे आप उसको रोक सकते हैं? तो ये इस तरह से भी जो है सिचुएशन चल रही है। लेकिन इसमें अहम बात यह है कि जब मेरी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट से बात हुई और प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब फरहाद अली शाह से बात हुई कि यार कोई एक केस हमें बता दें, आपने 2025 में ये कानून बनाया जिसमें 3 साल सज़ा दी, गैंग लीडर को 5 साल सज़ा देने का आपने फैसला किया। तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही कि चूँकि ये एक सोशल इवल है जिसको हमने क्रिमिनलाइज किया है, तो उसमें 3 साल सज़ा या जुर्माना उसके अंदर कानून के अंदर लिखा हुआ है। तो जितना भी बैगर पकड़ के लेके आते हैं तो इनका समरी ट्रायल होता है। समरी ट्रायल से मुराद ये है कि 6 महीने ट्रायल नहीं होगा बल्कि एक ही दिन में उसके या 2 दिन में सजा जजा का फैसला हो जाएगा। तो ज़्यादातर लोगों को सजाएं हुई हैं। अच्छा। और उन्होंने मौके पे पैसे दे के, चाहे वो 2 लाख जुर्माना हुआ है, 3 लाख जुर्माना हुआ है, तो उन्होंने अपने आप को छुड़वा लिया। अच्छा, तो आपके डेटा में क्या आया है, कुल कितने, अगर हमारे पाकिस्तान में देखें, कितने को भिखारी हैं, कहाँ कहाँ मुतहरिक है? लाहौर की अगर हम लाहौर डेटा का ही सामने चलें, रख लें। जी, लाहौर जो है ये सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है वो भिखारियों का शिकार मुआशरा या शहर आप कह सकते हैं। तकरीबन एक दिन में अराउंड आप 5 से 7 हज़ार भिखारी जो है वो लाहौर के अंदर एक्टिव है एक ही वक्त में। और इनमें ये भी बताइएगा राय साहब, इनमें जराइम पेशा लोग भी शामिल? वेल, ये जो अभी डाटा हमने देखा है या जब बात की है, मेरा ख्याल है ऐसा नहीं है। अच्छा। क्योंकि जराइम पेशा ज़्यादा नशा आवर जो अशिया ख़रीदो फरोख्त करने वाले या इस्तेमाल करने वाले वो तो डिटेक्ट हुए हैं। क्योंकि क्रिमिनल जब आप हाई एंडेड क्राइम को इन्वॉल्व करेंगे ना तो कानून की सख्ती भी उससे वो ज़्यादा हो जाएगी, फिर आप नहीं बच पाएंगे। सेफ सिटी कैमरास जो हैं, आप थोड़ी AI डिटेक्शन उनके अंदर आई हुई है, तो आपकी आंखों से भी आपको डिटेक्ट किया जा सकता है। काफ़ी टेक्नोलॉजी काफ़ी उसके अंदर है। तो अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, आप डकैत हैं या आप चोर हैं या आपने बहुत बड़े हीनियस क्राइम किए हुए, तो ज़्यादा देर आप इशारे पे खड़े होकर बच नहीं पाते क्योंकि वो उसमें मुश्किल है आपके लिए। ओके। अच्छा, लास्टली ये बता दीजिएगा, इनके टेक्निक्स और टैक्टिक्स क्या होते हैं कि आम आवाम को भी समझ आ सके कि ये पेशावर भिखारी कुछ आपने बताए हैं, कुछ अब आप शेयर करें। मेरा ख्याल है कि इनके टैक्टिक्स जितने भी बताएंगे आप ना, तो वो रिवाइज करके इम्प्रोवाइज सिचुएशन में वो उसको लेके आ जाएंगे। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जितने भी इशारे हैं, एक चीज़ तो क्लियर होनी चाहिए कि वहाँ पे पेशावर भिखारी ही खड़े होंगे। क्योंकि इशारा बिकता कितने का है? ये बड़ा अहम क्वेश्चन है। ये इसको अगले प्रोग्राम पे रख कौन लेते से इशारे की बात कर रहे हैं? इशारे ना करें आप। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। इसी इशारे में वैसे टाइम की कमी है, हम ब्रेक पर चलते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और वाकई बहुत ही वैसे जबरदस्त भी स्टोरी है, और ये भी कह सकते हैं कि सोचने की आइंदा ध्यान रखना, इस बाजी की गाड़ी पे गजरे नहीं फेंकने हम। ब्रेक पर चलते हैं, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अभी जिस टॉपिक पर हम बात करने लगे हैं, इसके बारे में सोचकर कुछ ख्याल आता है, जैसे हम वाकई जदीद दौर में रह रहे हैं। 8 साल, पूरे 8 साल हम इस बहस में पड़े हैं कि क्रिप्टो हलाल है या हराम है।
लीगल है इलीगल है, लेकिन आखिरकार स्टेट बैंक ने एक अच्छा यू टर्न लिया और क्रिप्टो कंपनीज के लिए बैंक्स के दरवाजे खोल दिए। और हमें तो वो दिन भी याद है जब लोग छुप छुप कर P2P ट्रेडिंग करते थे और डरते थे कि कहीं बैंक अकाउंट ब्लॉक ना हो जाए। और अब जब सिस्टम खुद वेलकम कर रहा है, तो क्या हम ये समझें कि पाकिस्तान अब डिजिटल गोल्ड की दौड़ में शामिल हो चुका? बिल्कुल ऐसा ही है, और खुशी तो बहुत है लेकिन थोड़ा डर भी लगता है। हमारे मुल्क में जब भी कोई नई चीज़ आती है उसके साथ जी स्कैमर्स जो हैं वो मुतहरिक हो जाते हैं। और अब जब बैंक अकाउंट खुलेंगे तो शफाफियत तो आएगी, लेकिन वज़ीर मुमलिकत बिलाल बिन साकिब ने एक बड़ी पत्ते की बात की है कि जी बैंक खुद क्रिप्टो नहीं ख़रीद सकते, वो सिर्फ सहूलतकार होंगे। यानी कि इसका मतलब ये है कि रिस्क अभी भी है। इसी पर डिस्कशन करने के लिए हमारे साथ जी क्रिप्टो एक्सपर्ट मोहम्मद हारून साहब मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि पाबंदी हटने का फ़ायदा क्या है और क्या हमें अपनी जो बचतें हैं वो क्रिप्टो में लगा देनी चाहिए या फिर अभी इंतज़ार कर लेना ही बेहतर है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान सर। 8 साल बाद ये पाबंदी क्यों हटाई गई? क्या हुकूमत को एहसास हुआ है कि वो क्रिप्टो को रोक नहीं सकते, इसलिए उन्होंने कहा जी कि रेगुलेट कर देना ही बेहतर है? बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने का। देखें, आपने अपनी जो बात की है ना कि 8 साल, उस 8 साल के दौरान 4 करोड़ कस्टमर जो हैं वो क्रिप्टो करेंसी से मुंसलिक हो गए। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट हो गया और हो गई, पीवारा हो गई, इसके अलावा और बहुत सारी जो अथॉरिटीज़ हमारी वो इस चीज़ को मद्देनजर रख रही हैं कि भाई वाकई पाकिस्तान में इसकी इतनी ज़्यादा मांग बढ़ गई कि 4 करोड़ सार्फिन इसका हिस्सा ले रहे हैं। और ख़ासतौर पर जो हमारी जेनजी है, जिनकी पैदाइश जो वो 2000 के बाद की, उनका जो रेशियो तनासुब जो वो सबसे ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छी खबर है इस साल की कि पाकिस्तान जो है वो क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन की जो जानिब है वो गामजन है। अच्छा हारून साहब, अब जब बैंक क्रिप्टो कंपनियों के लिए अकाउंट्स खोलेंगे तो क्या एक आम पाकिस्तानी के लिए क्रिप्टो खरीदने का तरीका क्या है? खरीदने और पैसे वापस बैंक में लाने का अमल फूल प्रूफ और रिस्क फ्री है, आप समझते हैं? अच्छा, पहले तो ये था कि 2018 में जब स्टेट बैंक ने एक लेटर जारी किया और तमाम बैंक को यही कहा कि इसमें कोई किस्म की लेन देन नहीं होगी, लेकिन उसके बावजूद जो आवाम थी उसने आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड करके, अब जैसे अगर किसी को स्टेबल कॉइन चाहिए होता था तो वो एक दूसरे से खरीदो फरोख्त करके फिर आगे क्रिप्टो करेंसी परचेज करते थे। अब फायदा क्या हुआ कि वो बैंक जो है उनको ये कहा गया कि अब आप किसी भी कंपनी का जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में काम करना चाह रही है, जैसे कोई एक्सचेंज है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, या ब्रोकर डीलर है, या फिर टोकनाइजेशन की बात करें, इन 4 कैटेगरी के दौरान अगर कोई ऐसी कंपनी आती है जिसके पास एनओसी है पीवारा की तरफ से, तो उसको ये हक हासिल है कि वो अपना कोई भी अकाउंट जाके किसी भी ब्रांच में जाके किसी भी बैंक में जाके खोल सकती है, ताकि जब वो पब्लिक के साथ डील करे तो उस अकाउंट के साथ करे, और इस अकाउंट का नाम होगा क्लाइंट मनी अकाउंट। यानी कि अगर हारून का अगर कल कोई सहूलत चाहिए होगी तो उनके क्लाइंट मनी अकाउंट में वो पैसे डिपॉजिट करेंगे और उसके बदले वो जो भी चीज़ खरीदना चाहें, जो भी सर्विसेज देना चाहें, उस क्रिप्टो करेंसी या VASP यानी कि वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर की मदद से वो काम कर सकते हैं। सही। अच्छा हारून साहब, जिस तरह से हम देख भी रहे हैं, वज़ीर मुमलिकत ने कहा है जी बैंक खुद क्रिप्टो नहीं खरीद सकते, ये पाबंदी क्यों लगाई गई? क्या स्टेट बैंक अब भी क्रिप्टो को रिस्की समझता है? मेरे ख्याल से ये पहला फेज है, क्योंकि जब स्टेबल कॉइन आ जाएगा, यानी कि अगर पाकिस्तान अगर स्टेबल कॉइन की तरफ जाता है या और अगर इस तरह से काम मजीद देखते हैं कि मजीद क्या पेशरफ हो सकती है। जो पहला जो चैलेंज था वो यही था कि जो भी लोग इसमें काम कर रहे थे वो आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन कर रहे थे, कर तो वो बैंक के थ्रू रहे थे, लेकिन उसमें कोई कंपनी, किसी किस्म के कोई ऑपरेटर, कोई ऐसा प्लेयर इन्वॉल्व नहीं था। तो ये मेरे ख्याल से मैं समझता हूँ ये खाली पहला फेज है। इसके बाद हो सकता है, क्योंकि दुनिया भी इसी तरह ही चल रही है, वहाँ पर भी बैंक की तरफ से बहुत सहूलत है। अब जाके ये सेकंड फेज आएगा कि बैंक खुद जो है फिर आप उससे जाके डील कर सकते हैं, जिस तरह नॉर्मली हम दूसरी जो है वो क्या कहते हैं, जो इंटरनेशनल करेंसी जो हम परचेज करते हैं उन्हीं के एक्सचेंज से हम जाके खरीद सकते हैं। इस तरह जब ये पहला फेज के बाद जब दूसरा फेज होगा उसमें हो सकता है कि बैंक को अलाउ किया जाए। अच्छा हारून साहब, हम देख भी रहे हैं कि ये जो क्रिप्टो है ये आपके भी दिल के बड़े करीब है और आपकी शर्ट पे लोगो भी हम देख रहे हैं कि वो भी जगमगा रहा है। तो हमें ज़रा ये भी बता दें कि कितना ये बेनिफिशियल होगा इसको लीगलाइज करने से, बैंक्स को इन्वॉल्व करने से, पाकिस्तान की मईशत को इससे कितना सहारा मिल सकता है, और जिस जनरेशन का आपने जिक्र किया उनके लिए कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसके अंदर? इसमें तो देखें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। मैंने आपको कहा कि 4 करोड़ की आवाम काम करे, इसके अलावा पूरे साल का जो अगर आप टर्नओवर देखें तो वो $200 बिलियन से ज़्यादा है। यानी कि अगर आप अगर 40 मिलियन कस्टमर को, 4 करोड़ आवाम को अगर देखें तो तकरीबन कोई $650 पर साल जो है ना, पर ईयर उसकी ट्रांजेक्शन का आता है साइज। यानी कि तकरीबन आप अंदाज़ा लगा लें 2-2.5 लाख रुपए पर सार्फिन जो है ना इसके अंदर ट्रेड करते हैं। तो ये इतना बड़ा हुजूम है कि इसको कोई भी आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते। ये बात तो हमारे वज़ीर ख़जाना ने भी कही थी
और दूसरी बात ये कि इसके साथ साथ जो ब्लॉकचेन है, यानी कि एआई की बात करें, ब्लॉकचेन की बात करें, उसमें बहुत ज़्यादा भी काम बाकी है। इसमें नए आने वाले जैसे स्टार्टअप्स हैं, कंपनीज हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा इस वक्त एक ऐसा मौका है कि उसको वो हासिल कर सकते हैं और यहाँ से पाकिस्तान से वो अपने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ब्लॉकचेन पे काम कर सकते हैं, डिफरेंट यूज केस पे काम कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से जो 4 करोड़ की आवाम है, जो इसके अलावा जो लोग रह गए जिन्होंने अब तक इसको लीगल नहीं मान रहे थे, अब उनको चाहिए कि वो लीगल, अब क्योंकि खुद गवर्नमेंट कह रही है कि ये लीगल हो चुकी है, तो उनको भी चाहिए कि इसमें ज़रूर सरमायाकारी करें, सिर्फ ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से ना करें बल्कि अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से करें। सही हारून साहब, जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि नए आने वालों के लिए बहुत से मौके हैं, उनके लिए बेहतर कुछ हो सकता है, तो उनको टिप्स भी दे दें, क्या चीज़ें करनी चाहिए और किन चीज़ों को फोकस में रख के ये नहीं करनी चाहिए। इसमें देखें 2 तरह की ट्रेड होती हैं, एक फ्यूचर ट्रेड होती है और एक स्पॉट ट्रेड होती है। स्पॉट ट्रेड जो होती है उसमें रिस्क का एलिमेंट बहुत कम होता है। उसमें ये होता है कि आप किसी में भी सरमायाकारी करें, उसके जो टोकन्स पॉइंट्स है वो अपनी कस्टडी में ले लें। अब वो कस्टडी में लेने का मतलब ये है कि या तो उसको अपने आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट में लेके जाएं, वेब3 वॉलेट, उसकी भी कसीर तादाद जो है वो दुनिया भर में, उसके अलावा पाकिस्तान में इस वक्त कोई 4 से 5 करोड़ के दरमियान है। और दूसरा एक और है आपके पास ट्रेडिंग जो आती है, उसका नाम है फ्यूचर ट्रेड। ज़्यादातर लोग इसमें जब फ्यूचर ट्रेड करते हैं तो उसका नुकसान ज़्यादा उठाते हैं क्योंकि ये बहुत ही हाई रिस्क होता है, इसमें साइकोलॉजिकली आपको बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है। तो मेरी तो एज अ हारून एडवाइज़र यही राय होती है, खासकर जो बिगनर्स हैं, कि वो अगर करें तो सरमायाकारी स्पॉट ट्रेड में करें, किसी ऐसे टोकन, किसी ऐसे कॉइन में करें कि जो आजकल जिसमें कोई नई पेज रफ्त है, जैसे कोई एआई है, एआई एजेंट है, डीपिन है, इसके अलावा रॉज है, इसके अलावा आपका प्राइवेसी कॉइन है। तो ऐसी लातादाद किस्म की आपको एल्गोरिथम आपको ऐसे मिल जाएंगे अगर आप चाहें तो इंटरनेट पर सर्च करें, क्योंकि अराउंड 100,000 मोर देन 100,000 नंबर्स ऑफ कॉइन्स टोकन्स आर अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। तो सरमायाकारी करने से पहले किसी भी एडवाइजर की हेल्प लें, किसी भी तरीके से उसकी रिसर्च करें, उसको एक लॉन्ग टर्म होल्ड करें, क्योंकि आने वाला वक्त 6 से 8 महीने जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। हर 4-5 साल बाद जो है इसमें एक सीजन आता है, इसमें एक तेजी आती है मार्केट में और लोग इसमें फायदा उठाते हैं। तो बेहतर है कि इसको अभी परचेज कर लें, इसको अभी अपने पास होल्ड कर लें, ताकि आने वाले 6-8 महीने में आप एक अच्छी इनकम कमा सकें। अच्छा हारून साहब, बिल्कुल आप जहाँ ये तजवीज़ कर रहे हैं कि इसे अभी से आप ख़रीद लें, होल्ड कर लें, तो इसका आपको फ़ायदा भी होगा। एक तो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से तरीक़ेकार समझा दें जो लोग इसको बाय करना चाह रहे हैं, और ये बताइएगा कि बिना सीखे बाय करना जो है वो कितना प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। सीख के करना चाहिए, सीख के हमें बाइंग की तरफ जाना चाहिए ताकि नुकसान से आप बच सकें, या फिर आप यूँ कह लें कि अभी मैं बाय करूँ तो क्या करना चाहिए मुझे कि मुझे नुकसान ना हो। अच्छा, इसका एक तरीका ये होता है कि आपके पास अगर पीपीआर है, फियाट करेंसी है, और आप उससे पहले यूएसडीटी खरीदेंगे, जिसका नाम है स्टेबल कॉइन, यूएसडीटी या यूएसडीटी या यूएसडी1। आप उसको अपनी जो 2 एक्सचेंज जिसको हाल ही में एनओसी मिला, लाइसेंस मिला, जैसे बाइनेंस से ऊपी है, आप उसको साइन अप करें। वहाँ पे आपकी केवाईसी होगी, आपका एनआईसी, आपका पासपोर्ट जमा हो जाएगा। फिर आप वहाँ पे P2P के जरिए और या फिर अपने जो है किसी भी ऑफलाइन किसी भी अपने ब्रोकर या किसी आसपास के जो लोग होते हैं उनसे भी आप खरीद के उसमें पहले आप यूएसडीटी लेकर आए, फिर आप जाके उसकी मार्केट में जब आप एंट्री लेंगे तो यू विल सी नंबर्स ऑफ जो आपको जो प्रोटोकॉल जिसको हम टोकन्स कहते हैं, कॉइन्स कहते हैं, वो आपको नजर आएंगे। कोशिश करें कि वो वाला टोकन या वो वाला कॉइन लें जिसकी मार्केट क्या बहुत कम है, क्योंकि लोग इस बात को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। वो समझते हैं कि जब उसकी हाई पीरियड होगी, जब उसको कोई पहचानेगा तो फिर हम खरीदेंगे, लेकिन जब तक उसकी प्राइस में 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना इजाफा हो चुका होता है। अब ये टाइम नहीं है कि अब आप बैठ के जो है वो टॉप करेंसीज में सरमायाकारी करें, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा डबल या ट्रिपल तक का आपको मुनाफा मिल सकता है, वो भी अगले 1 साल में। बेहतर है कि आप वो वाली सरमायाकारी करें जिसमें आपको इंपॉर्टेंस तो है प्रोजेक्ट की, लेकिन उसकी वैल्यू कम है, यानी कि अंडर वैल्यूड है। तो $1 मिलियन हो गया, $10 मिलियन वाले हो गए, इस करेंसी में लेना है। लेकिन उसके साथ साथ फिर भी ये कि आप उसकी रिसर्च करें, उसकी पहले देखिए कम्युनिटी कितनी बड़ी है। इसमें कम्युनिटी का रोल बहुत बड़ा होता है, यानी कि जितनी ज़्यादा कम्युनिटी, जितने ज़्यादा वॉलेट होल्डर्स होंगे, उसके जो है नुकसान होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। तो इस बात का मद्देनजर रखें कि सोशल मीडिया पे वो कितने एक्टिव हैं, डेवलपमेंट के पेजेस कब आ रहे हैं, इसमें जो है वो टोकन्स की सप्लाई जो वो बढ़ती चली जा रही है या उसमें बर्निंग हो रही है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको हम टोकोनॉमिक्स कहते हैं। तो टोकोनॉमिक्स से पढ़ना, उसको समझना किसी भी क्रिप्टो करेंसी के लिए, किसी भी टोकन के लिए बहुत जरूरी है। सही। अच्छा हारून साहब, ये भी बताएं कि क्या इम्कानात अब नज़र आ रहे हैं लोग जो हैं वो प्रॉपर्टी से, फिर साथ ही साथ अगर देखें तो किसी के पास गोल्ड है उसको सेल कर रहा है, यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज में बहुत पैसा लगाया गया है, वहाँ से निकाल के अब आपको रुझान लगता है कि क्रिप्टो की तरफ हो जाएगा, लोग अब इधर बाइंग की तरफ आएंगे? देखिए, इसको हम कहते हैं फंजिबल टोकन। एक होता है एनएफटी, आपने नाम सुना होगा, नॉन फंजिबल, जैसे कोई पिक्चर है, जैसे कोई डॉक्यूमेंट है, ये सिंगल पीस होता है। हमारे पास जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, सारी एनएफटी कहलाती है, क्योंकि आप इसके टुकड़े नहीं कर सकते। आपने एक बड़ा सा एक प्लॉट ले लिया, आपने घर खरीद लिया, मिसाल के तौर पर अब बीएचए में अगर आप देखें 1000 गज का अगर आप घर लेके उसमें अगर आपको ट्रेड करना चाहें, आप उसमें ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा फर्क है उसकी प्राइस में कि हर कोई बायर आपको नजर नहीं आएगा।
बट एज फार एज वर्चुअल एसेट्स आर कंसर्न, उसमें बेशक आप चाहें तो 1 मिलियन की टोकन लेके आप उसमें से आप उसको आप 100,000 बेच सकते हैं। यानी कि आपने अगर 10 लाख टोकन खरीदे तो आप उसमें से 1 लाख बेच दें, 10,000 बेच दें, ये आपकी चॉइस पर है। तो लोग अब ये समझना चाह रहे हैं कि वर्चुअल एसेट क्योंकि फंजिबल है, इसके टुकड़े कर सकते हैं। जैसे बिटकॉइन में 100 मिलियन सतोशी के लाते हैं, इसी तरह इथेरियम में, इसी तरह बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज हैं। तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप सरमायाकारी करते हैं और आप अगर आप बेचना भी चाहें तो आप उसको उसकी देख जो भी सकते हैं। मिकदार है उसको कम करके भी आप बेच सकते हैं। नॉर्मली फिजिकल एसेट्स में ऐसा होता नहीं है। आप गाड़ी परचेज करें, आप कोई मवेशी परचेज करें तो वो पूरा एक पीस आता है, यानी कि सिंगल एक पीस हमारे पास। क्रिप्टो में या टोकन वगैरह में अगर आप देखें इस क्रिप्टो करेंसी के फील्ड में, तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ा एडवांटेज है। सही। और लोग अपने जो है वो फिजिकल एसेट्स जो है वो बेच के अब वर्चुअल एसेट की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि सही। इसमें फैसला बहुत जल्दी होता है। अच्छा इसमें आप हारून तेजी साहब, से आप उसको बिल्कुल कैश तेजी भी इन होती कैश आउट कर है। सकते लास्टली हैं। ये बता दें कि देखो, जिस तरह से हम गोल्ड खरीद रहे होते हैं तो टाइम नोट करते हैं कि इस टाइम खरीदना चाहिए, इस टाइम बेचना चाहिए। अभी आपको ये गोल्डन टाइम लग रहा है कि इन्वेस्ट कर देना चाहिए इसमें? बीइंग एन एडवाइजर, देखिए मैं वैसे ये नहीं करता कौन सा टोकन कौन सा, लेकिन ये सबसे बेस्ट टाइम है। जो करेंसी अभी आप खरीदेंगे और जिसने अगर करेंसी अगर आज से 8-10 महीने पहले खरीदी, अगर उसकी प्राइस कम है तो उसको जरूरत नहीं कि पैनिक सेलिंग में आके उसको बेचे, क्योंकि ये वापस चली जाती है प्राइस इसके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि अभी इसमें रिटेल इन्वेस्टर आने शुरू हो गए दुनिया भर से। वो रिटेल इन्वेस्टर जिन्होंने सरमायाकारी की थी ऑयल में और इसके अलावा सिल्वर में, उनको जो फायदा हुआ अब वो शिफ्ट करके क्रिप्टो करेंसी की तरफ आ रहे हैं। और ये आने वाले जो 6-8 महीने मैंने आपको कहा बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल आने तो वाले बाय ना वक्त में करें, आपको अभी फायदा से हो जो भी सकता है, आप लेकिन टोकन थोड़ा सा खरीदना रिसर्च करें, स्टडी करके एक्सपर्ट्स को सुनने के बाद जनाब आप बाइंग की तरफ जाएं। बहुत शुक्रिया हारून साहब आपका, और आपने बताया भी हमारे देखने वालों को कि जनाब अगर आप पहली दफ़ा क्रिप्टो में पैसा लगा रहे हैं, आप बाइंग करने जा रहे हैं, तो आपको किन चीज़ों का ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और खुशाइन बात है जनाब कि 8 साल के बाद हुकूमत ने ये पाबंदी जो है वो ख़त्म की है और इससे मुल्क की मईशत को भी सहारा मिलेगा और स्कैमर्स के हत्थे नहीं आपने चढ़ जाना, ये एडवाइस है। अभी वक्त हुआ ब्रेक का, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक नाज़रीन। और ज़रा सोचिए कि कभी आपके साथ ऐसा हुआ हो कि आप एक महफिल में बैठे हो और अचानक सर के एक हिस्से में कोई ऐसी दर्द उठे कि लगे कि जैसे कोई अंदर हथौड़े बरसा रहा हो, या फिर ऐसे महसूस हो जैसे कोई कनपट्टियों में सुइयां चुभो रहा हो। और उस वक्त इंसान की हालत ये होती है कि सामने जलती एक छोटी सी लाइट भी आंखों में जहर की तरह लगने लगती है और बराबर में बैठे शख्स की आवाज़ कानों में किसी धमाके की तरह महसूस होती है और जी चाहता है कि बस दुनिया से नाता तोड़कर आप किसी खामोश कमरे में जाकर बैठ जाएं। ऐसे ही होता है और ये कोई आम सरदर्द नहीं होता, इसे माइग्रेन कहते हैं। और ख़वातीन में ये मसला मर्दों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा देखा गया है और इसीलिए इस मसले का हल निकालने के लिए आज हमने सुनो पाकिस्तान में दावत दी है मारूफ माहिर तिब हकीम हाफिज़ फरहान हनीफ साहब को। वो बताएं ताकि कि जी किचन में ऐसी क्या चीज़ें हैं और क्या लाइफस्टाइल हमें चेंज करने की ज़रूरत है, अपने क्या चेंजेस लाने की जिससे बेहतरी आ सकती है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जिस तरह से हम देखते हैं कि एक आम सरदर्द है और एक माइग्रेन है, दोनों में क्या फ़र्क होता है और किस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है, क्या क्या अलामात है? शुक्रिया आपका। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। इसमें सबसे पहली बात जो है सर दर्द तो अक्सर होता है, लेकिन माइग्रेन जो है वो कौन सा सर दर्द है? माइग्रेन आधे सर का दर्द होता है और ये लेफ़्ट साइड पे, इसे हम तिब्बी ज़बान में दर्द शकीका कहते हैं और इसे आम जो मारूफ लफ्ज़ है आजकल माइग्रेन कहा जाता है। और इसका दर्द इतना शदीद होता है कि आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती। और ये सर दर्द गर्मी की वजह से, जब हरारत बढ़ जाती है तब होता है। और ये होता है कि जैसे जैसे सुबह के टाइम पे ये ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे ही सूरज निकलता है तो ये दर्द ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा। जैसे जैसे शाम होती जाती है सर का दर्द कम होता जाता है। तो इसका जो सर दर्द है इसका ताल्लुक धूप के साथ भी बहुत ज़्यादा गहरा है। इस सर दर्द का इलाज बड़ा बेहतरीन है अगर समझ आ जाए तो। अक्सर पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें 10-10 साल से ये दर्द होता है लेकिन इलाज का पता नहीं होता। इलाज में सबसे पहला काम तो इसके सबब के ऊपर जाया जाए, ये होता क्यों है। इसमें वैसे आम रूटीन में तो सर दर्द की बहुत सारी अलामात हैं, जहनी टेंशन भी, परेशानी भी। उसके अलावा मुरगन अग़ज़िया का कसरत से इस्तेमाल या कैफ़ीन चाय का कसरत से इस्तेमाल। फिर लोग चाय के आदी भी इसीलिए हो जाते हैं कि ना पिए तो सर दर्द होता है, वो ये हालत पहुंचाने में भी चाय का किरदार ही होता है। तो इसमें इन चीज़ों से बचा जाए तो फिर सर दर्द से बचा जा सकता है। लेकिन जो लेफ़्ट साइड का सर दर्द है उसमें मुरगन अग़ज़िया, जितने भी आपके ये मसालादार चीज़ें हैं, जैसे हम बीफ है, चिकन है, मटन है, करेले है, मेथी है, जो भी गर्म चीज़ें हैं, इनका परहेज़ किया जाए और साथ ही साथ धूप में निकलने से बचा जाए। आप धूप में जा रहे हैं तो आप सर को ढांप लें। और साथ बड़ा सादा सा और बेहतरीन नुस्खा है, एक तो वेजिटेरियन बन जाए, सब्जियाँ, फल और सलाद खाएं। साथ एक बड़ा सस्ता सा और सादा सा नुस्खा है, ये आम ना 1-2 चीज़ों तो किचन में पड़ी होती हैं जिनमें
ये आपको नज़र आ रहा होगा खुश्क धनिया, ये किचन में पड़ा होता है। काली मिर्च ये भी किचन में पड़ी होती है, ठीक है। तीसरी चीज़ है उस्तुकुद्दूस, ये आम आप पंसार स्टोर से ले सकते हैं, बड़ी खुशबू ज़बरदस्त होती है। ये आम रूटीन में जिनको नींद नहीं आती उनको आप सर में हल्का सा इसका ऑयल लेके ऑयल का हल्का सा मसाज कर दें, या शावर लेके उसमें डाल के ना, तो इसको हल्का सा आंखों के ऊपर थोड़ा सा शावर कर लें, तो इससे नींद बड़ी अच्छी आती है। और सर दर्द की इतनी कमाल की चीज़ है कि अभी तक इस नुस्खे का तोड़ नहीं आया आज तक, और ये तिब में सबसे फास्ट और अच्छा नुस्खा है। हमारे पास पेशेंट आते हैं चाहे 10 साल पुराना सर दर्द भी ठीक नहीं हो रहा, तो हम कहते हैं इसका कहवा बना के पी लें या इसका पाउडर बना के खा लें। और ये सिर्फ सर दर्द कोई फ़ायदा नहीं करता, दिमागी कमज़ोरी का बेहतरीन इलाज है, ठीक है। आपको भूलने की आदत है, उसका बेहतरीन इलाज है। करना क्या, आपने सिर्फ 1 चम्मच छोटा वाला इसका ले लें और 1 चम्मच ही खुशक धनिया ले लें, ठीक है, और तकरीबन 5 काली मिर्च ले लें। अब इसका आप कहवा बना के 1 कप चूल्हे पे पानी का रखें, जब उबलना शुरू हो जाए तो ये चीज़ें डाल के, तो उसके बाद ऊपर आप उसको ढाँप दें और नीचे से आँच बंद कर दें। 5 मिनट के बाद आपका कहवा तैयार है। ये कहवा बताया जाए पीने का तरीका क्या है और कब पीना चाहिए। माइग्रेन वाले पेशेंट को सुबह सूरज निकलने से पहले, जब सूरज निकलने का टाइम उससे थोड़ी देर पहले पिला दें, 3 दिन में 10 साल पुराना सर दर्द खत्म हो जाता है। और अगर वो कहवा नहीं पी सकता, गर्मियों का मौसम है, तो सफूफ इसी मिकदार से आप इसका पाउडर बनाएं, यानी कि 50 ग्राम काली मिर्च ले लें, 50 ग्राम उस्तुकुद्दूस, ये उस्तुकुद्दूस 50 ग्राम ले लें, धनिया 50 ग्राम ले लें और काली मिर्च 10 ग्राम ले लें। इसका फाइन पाउडर करके 500 mg का कैप्सूल भर लें और 1 कैप्सूल सुबह और शाम खिलाएं, तो सर दर्द जितना मर्जी पुराना हो अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि इसमें मुरगन अग़ज़िया इस्तेमाल नहीं करवानी, धूप से बचना है। ये तो हो गया दर्द शकीका का इलाज। हमें ये बताएं कि ये जो कनपट्टियों में बहुत ज़्यादा खिंचाव महसूस होता है, दर्द होता है, किसी आसाबी कमज़ोरी की अलामत है, इसकी वजूहात भी बता दें और फिर इसका हल भी बताएं। 2 चीज़ें हैं, एक होता है आपके इस जगह पे दर्द, ये जो पोर्शन है यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ जो यहाँ पे 2 चीज़ें। कनपट्टियों पे जो दर्द होता है ये ज़्यादातर टेंशन की वजह से, दूसरा कमज़ोरी की वजह से, असाबी कमज़ोरी जब हो जाती है, तीसरा इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक जब ये भी चीज़ दर्द करती है और ये भी चीज़ दर्द करती है, स्टूल का ठीक ना आना, कॉन्स्टिपेशन। इसकी वजह से ना दिमाग को जो गैस चढ़ती है, सर दर्द होता है। अक्सर औकात हमने ना जब छोटे होते थे सुनते होते थे कि बुज़ुर्ग जो होते थे ना, अक्सर जब किसी ने गुस्से में आना ना तो बुज़ुर्गों ने कहना लगता है नु कब्ज़ हुई है। क्यों वो लफ्ज़ मुहावरा बना हुआ था, उसकी वजह ये थी कि जब भी कब्ज़ होती है, किसी को 1-2 दिन स्टूल पास ना हो तो उसके अंदर गुस्सा आम बंदे से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें, इससे भी सर दर्द जो होता है वो बड़ा ख़तरनाक होता है। मेरे पास कई पेशेंट ऐसे आते हैं जो कहते हैं हमारा दिल करता है हम दीवार में टक्कर मारें, और टक्करें मारते हैं, तकिए लेके ऐसे पकड़ के सोते हैं, नींद नहीं आती। वो सर दर्द होता है गैस की वजह से। उसके लिए 1 कप गर्म पानी में 2 चम्मच कैस्टर ऑयल के ले लें और ये कैस्टर ऑयल उसमें डाल के 1 कप पानी में और इसे पिया जाए तो ये बड़ा बेहतरीन इलाज है। लगातार 1 हफ्ता इस्तेमाल कर लें, अल्लाह के हुक्म से पहले दिन ही फ़र्क पड़ जाएगा और 1 हफ्ते में आपका सर दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक सर दर्द होता है जो आपने कहा ना यहाँ पे कनपट्टियों पे हो रहा है और कभी कभार होता है, कभी कभार तो इसका फौरी हल 1 मिनट से भी पहले जादुई इलाज है कि आप फौरी तौर पे आपने सिर्फ वो महलूल बताता हूँ, सिर्फ आपने ऐसे लगाना है, बस आपका सर दर्द गायब। और ये चीज़ इतनी सादा सी है, ये भी आम मिल जाती है। ये 3 चीज़ें हैं। पुदीने का साथ, पुदीना हम खाते हैं, हरा पुदीना, उसका ये साथ निकाल लें, ठीक है, ये आम मार्केट से मिल जाता है। उसके बाद 7 अजवाइन का साथ, उसके बाद ये काफूर है, ठीक है। ये 3 चीज़ें बराबर वजन लेके इसका ना ऐसे आपने किसी बोतल में डाल देनी। ये मैंने तीनों डाली हैं। ये अच्छा केमिकल रिएक्शन की वजह से थोड़ी देर तक ये बिल्कुल मेल्ट हो जाएगा। अच्छा, और ये मेल्ट हो जाएगा, ये आपका अब ये चीज़ें खुद ही मेल्ट हो हाँ जी, ये अब आपका इलाज तैयार हो गया सर दर्द का। अच्छा कैसी बात है, ये सिर्फ सर दर्द पे काम नहीं करता, आप इसको ना फिर किसी ड्रॉपर में डाल कर रख लें जी। सर दर्द आपका जितना मर्जी हो रहा है, आपने सिर्फ यहाँ पे ऐसे लगाना है, ठीक है, सर दर्द गायब हो गया। अब आपका नाक बंद हो गया, सांस नहीं लिया जा रहा, आपने सिर्फ ऐसे करना है, नाक पे ऐसे लगाना है, नाक खुल जाएगा। आप बेहोश हो गए हैं, आप नाक के अंदर नथनों के अंदर ना दोनों उंगलियों के साथ यहाँ पे लगा दें, फौरन होश आ जाएगी। उसके बाद यही आपके अगर पेट में दर्द है, चीनी लें, उसके ऊपर 2-3 कतरे डाल के वो चीनी खा ले, आपका पेट दर्द जो है वो खत्म हो जाएगा। आपको खुदा न खास्ता किसी जहरीली चीज़ ने काट लिया है जी। आप सिर्फ वहाँ पे सिर्फ जस्ट यहाँ पे लगा दें, फौरी तौर पे दर्द खत्म हो जाएगा और जहर आगे नहीं फैलेगा। फिर उसके बाद आपके घुटनों में दर्द हो रहा है, आपके किसी भी जगह पेन हो रहा है,
आपने थोड़ा सा लेके लगाया ना, फौरी तौर पर रिलीफ दे देता है, फौरी तौर पे। तो इसलिए इसका अक्सर हम जो है, हमारे पास कोई पेशेंट आता है ना, दाढ़ में दर्द हो रहा है, तो हम कहते हैं रुई में लगा के ना दाढ़ के ऊपर रख लें, थोड़ी देर 2 मिनट तक इसे रखें, 2 मिनट के बाद इसे निकाल दें। तो यकीन करें दाढ़ के दर्द के ऐसे ऐसे मरीज ठीक हुए हैं कि मैं खुद हैरान हूँ। यानी कि फर्स्ट एड के, हाँ जी, फर्स्ट एड के तौर पे। और अक्सर मैं कहता हूँ तो ये घर में जरूर रखा करें। ये घर में पड़ा, आपको किसी किस्म का भी मसला है तो आप ये इस्तेमाल करें। कितना इतने ज्यादा फायदे हैं। अगर आपको छींकें बंद नहीं हो रही, ये सर भारी है, यहाँ पे नजला जुकाम जमा हुआ है और ये यहाँ पे आपके वो बलगम रेशा जमा हुआ है, आप पानी गर्म करें, उसमें 4-5 कतरे इसके डालें, उसकी स्टीम लें, फौरी तौर पे आपका ये सारा जो है ना, उसने बलगम रेशा निकाल देना। तो इसी तरह जो सरदर्द आपने बोला था ना, यहाँ पे एक सरदर्द ऐसा होता है, हमारे पास पौधा बहुत ज्यादा होता है यूकलिप्टस, जिसे हम सफेदे के पत्ते कहते हैं। सफेदे के पत्ते लेके ना पानी में से जोश दे के ना, तो उसको अगर आप उसकी स्टीम लें ना डेली, इतना अच्छा है कि ऐसे अफराद जिनके यहाँ पे बलगम रेशा हटता ही नहीं है, ठीक है, या ग्लैंड्स के ऊपर सोजिश रहती है, उसके लिए कमाल का रिजल्ट है। उसकी स्टीम लें रोजाना, 2-4 दिन के बाद आपका सर दर्द होगा ही नहीं। और ये जो विक्स बनती है, इसमें भी मेन जूस जो है वो यूकलिप्टस ही है, उसका ही वो निकाल के ना सर दर्द रहता है। खवातीन में कहते हैं जी माइग्रेन निस्बतन आदमियों के ज़्यादा होता है और वाकई बड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम करता है। रात के वक्त अक्सर हम देखते हैं सप्लीमेंट्स खाकर सो रही होती हैं, तो ये कितना, सप्लीमेंट्स तो इफेक्टिव होते हैं फॉर टाइम बिंग, पर मुस्तकिल हल नहीं निकल पाता। अच्छा, इसमें ना औरतों का ज़्यादा मसला क्यों होता है? औरतों में ना अल्लाह ताला ने जो मर्द को तकवीयत दी है, ताकत दी है, औरत के अंदर नहीं है। एक तो बहुत ज़्यादा जल्दी ये परेशान हो जाती हैं छोटी छोटी बातों से। दूसरा, इनका अगर आप देखें ना, तो अगर वो बच्चे हैं तो उसके उनमें ना ज़्यादातर नींद की कमी, इसका बहुत बड़ा किरदार। औरतें काम बहुत ज़्यादा करती हैं, बहुत ज़्यादा करती हैं, क्योंकि पूरा दिन उन्हें घर में घर के काम भी करने हैं, बच्चों को भी संभालना है, सारे मामला। उसमें बहुत सारी औरतें जो मेरे पास आती हैं, उनकी नींद जो है वो पूरी नहीं हो रही होती। अपनी नींद को पूरा करें, अपनी खुराक का ख्याल रखें, तो औरतों का सर दर्द इतना होगा ही नहीं। अगर हो गया तो ये जो मैंने नुस्खा बताया ये इस्तेमाल करें। लेकिन इसके साथ औरतों को मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आप, क्योंकि खुराक की कमी की वजह से है, तो आप सुबह का नाश्ता मुरब्बा आमला करें, 2 से 3 पीस ज़रूर करें। ये क्या करता है, पट्ठों को ताकत देता है, आइज़ को ताकत देता है, बालों को ब्लैक रखता है, ये जल्दी वाइट नहीं होने देता। फिर असल में आसाबी कमज़ोरी का बेहतरीन इलाज है, इससे सर दर्द सबसे जल्दी ठीक होता है। क्योंकि सर में अगर आपके कमज़ोरी है, असाबियत आ गई है, तो उसके लिए बेहतरीन इलाज है कि मुरब्बा आमला सुबह खाया जाए, इससे पट्ठों में ताकत आएगी, आपका सर दर्द नहीं होगा। उसके बाद मुरब्बा हरड़, मुरब्बा हरड़ तो इसे जादुई इलाज कहा जाता है। जितना मर्जी सर दर्द हो रहा है, आप 2-3 पीसेस के खा लें, फौरी तौर पे तबीयत बेहतर हो जाती है। और इसे आम लोग पहले जो थे हमारे बावजूद सर दर्द के लिए ही इस्तेमाल करते थे। क्योंकि ये सर दर्द का भी इलाज है, गैस का भी इलाज है, कॉन्स्टिपेशन का भी इलाज है, स्टमक का भी इलाज है। ये तो बेहतरीन है और बहुत सारी चीज़ों का इलाज है, इसे इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं समझता हूँ जो लोग मुरब्बा आमला सुबह और शाम को मुरब्बा हरड़ खाते रहते हैं, वो डॉक्टर के पास या तबीब के पास नहीं जाते, उनका स्टमक भी ठीक रहता है, उनकी आइज़ भी ठीक रहती है, उनका बाल भी ठीक रहते हैं, तो उन्हें बार बार जाना नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। तो गठ इतनी ज़बरदस्त है, सबसे बेहतरीन चीज़ है, अपने गठ को ठीक रखें। आपका स्टमक ठीक है, आपको कोई भी बीमारी लगती है, आपको कैंसर हो जाए, आपको हेपेटाइटिस हो जाए, आपको पाइल्स हो जाए, आपको दिल का अटैक हो जाए, सब में स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टमक से। तो आप हमेशा अपने स्टमक को ठीक रखें, तो ये स्टमक को बिल्कुल ठीक रखता है। उसके बाद ये बादाम की गिरी है, अगर आप बादाम की गिरी और कूजा मिश्री दोनों चीज़ें ले लें, और इसमें ये मक्खन के साथ रोज़ाना आप 7 गिरियाँ ले लें बादाम की, थोड़ा सा मक्खन ले लें अगर अल्लाह ने गुंजाइश दी है। इसे 41 दिन तक अमल करें, रोज़ाना 1 बादाम की गिरी बढ़ाते रहें, फिर 40-41 दिन से वापस रिटर्न आए। यकीन करें, मैंने ऐसे अफराद देखे हैं, पट्ठों का खिंचाव, सर का दर्द, ख़ास करके जिनका तो बहुत पुराना सर दर्द है, हटता ही नहीं है, तो ये सिर्फ बादाम की गिरी और मक्खन और कूजा मिश्री थोड़ी सी साथ खाने से ये ख़त्म हो जाता है। ये अमल है तकरीबन 2-3 माह करना पड़ता है, लेकिन आपको दिमागी कमज़ोरी नहीं होगी, कभी भी आपके पट्ठे कमज़ोर नहीं होंगे, आपकी कनपट्टियों में दर्द नहीं होगा, आपको जो भूलने की आदत पड़ गई है वो भूलेंगे नहीं, आपका जो दिमाग कमज़ोर है, छोटी छोटी बात पे आप टेंशन लेना शुरू कर देते हैं, वो नहीं होगा इंशाल्लाह मसला। और ये सारे जो मसाइल हैं उनका हल है। और सबसे कॉमन मसला तो ये माइग्रेन के अलावा के लोग भूलते बहुत ज़्यादा हैं, और उसका भी इलाज है। और आप थोड़ी देर के बाद भूल जाते हैं कि जनाब बात क्या हुई थी, इवन आपने खाना क्या खाया था। बहुत सारे लोगों को ये भी मसाइल है। बहुत शुक्रिया हकीम साहब आपके वक्त का। तो नाज़रीन, सर का दर्द है, किसी भी किस्म का है, माइग्रेन है, ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें, इससे आपको फ़ायदा भी होगा, और हमें अपने फीडबैक से भी ज़रूर आगाह कीजिएगा। अभी वक्त हुआ है ब्रेक का, स्टे विद अस।
नाज़रीन, लगता है कि बस हुकूमत की जानिब से तहैया कर लिया गया है कि आवाम को सुख का सांस नहीं लेने देना, और लोग जब सोचते हैं, पैसे जमा करते हैं, कमेटी निकलती है, कोई अरेंजमेंट करते हैं कि जनाब अब सोलर लगवा लें, वापडा से जान छुड़वा लें, तो जनाब वापडा के जान छोड़ने को तैयार ही नहीं होता और नए नए टैक्सेस जो हैं वो आयद किए जाते हैं। अभी हम कुछ दिन पहले डिस्कस कर रहे थे कि हुकूमत ने नेट मीटरिंग की जो पॉलिसी है वो तब्दील की है और चंद IPP से 400 से 600 रुपए फी यूनिट तक बिजली खरीदने वाली हुकूमत को आवाम से सोलर की 22 रुपए यूनिट की कीमत भी अब पहाड़ नजर आती है। और सोलर की हौसला शिकनी के लिए, उसको डिस्करेज करने के लिए हम देखते हैं कि आए रोज़ नई पॉलिसीज़ जो हैं वो आ रही होती हैं और अब आपको नेपरा से लाइसेंस लेना पड़ेगा और फीस फी किलोवाट 1000 रुपए बताई जा रही है। और अब आप पाकिस्तानियों की किस्मत देखें कि सूरज की कुदरती रोशनी भी एक तरह से हुकूमती टैक्स की जद में आ गई और इस पर वहाँ एक बड़ा अच्छा मीम भी नज़र से गुजरा है कि अगर आप ये फीस नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे, तो सोलर और आपकी छत के दरमियान हुकूमत तंबू भी लगा सकती है। हो भी सकता है। और सोचें कि गर्मियों की अभी शुरुआत है और तवील लोड शेडिंग है और फिर हुकूमत जो है आवाम को उनकी ज़रूरियात के मुताबिक बिजली दे नहीं रही है और फिर मजबूर भी करी। और उज़ैर, जैसे मैं पहले भी कहती होती हूँ कि जिधर जिधर आवाम ने खुद साख्ता अपने लिए कोई रिलीफ निकाला है तो उधर हुकूमत पहुँच जाती। तुम क्यों फ़ायदा उठा रहे हो, इधर आओ ना पहले हमें। तो अगर आपने अपना पेट काट कर सोलर लगवा ही लिया है तो समझ लें कि बस हुकूमत को आपने पैसे देने हैं। और क्या बाकी दुनिया में भी बिजली का निज़ाम ऐसे ही चल रहा है, क्या सिस्टम है, किस तरह से बेहतर हो सकता है, जानने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है चेयरमैन पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन वकास मूसा साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। और जिस तरह से लाइसेंस की शर्त रख दी गई है, रुकावटों पर रुकावटें आ रही हैं, तो अब हुकूमत ने सोच लिया यानी कि सूरज पर भी किसी ना किसी तरह सूरज की रोशनी भी अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो पैसे देंगे आप। अस्सलामुअलैकुम। पहले तो आपने बुलाया, वो जो आपने मीम का जिक्र किया तो उससे मुस्कुराहट आ रही है कि वो बस वही रह गया है कि सूरज पे पर्दा लगा दें कि आपने टैक्स नहीं दिया तो जो है। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जो है ना कुछ प्लानिंग का फुकदान कह सकते हैं इसको, या इसको आप कह सकते हैं कि बस शॉर्ट टर्मिज्म आखिरी मिनट पे पॉलिसी बन के आती है। ये जो पॉलिसी है ना जो आजकल जिसकी हम बात कर रहे हैं 1000 रुपये पर किलोवाट वाली, अच्छा मज़े की बात यह है कि ये 2016-17 में जब पहली दफ़ा नेट मीटरिंग इंट्रोड्यूस हुई थी उस वक्त भी ये पॉलिसी में इसी तरह था कि नेपरा सारी एप्लीकेशंस रिव्यू करता था और 1000 रुपये पर किलोवाट चार्ज करते थे। अब हुआ ये कि क्योंकि नेट मीटरिंग जो है ना कंज्यूमर लेवल पे होती है ना, तो बहुत सारे लोग लगाते हैं 5000, 6000, 10000। जब वो 10000 एप्लीकेशंस नेपरा के पास पहुंचना शुरू हो गई मंथली बेसिस पे, तो नेपरा के नहीं मैनेज हुआ उनसे, क्योंकि वो उनके पास इतना ओवरलोड हो गया था। देखिए नेपरा एक बहुत बड़ा इदारा है लेकिन इट्स नॉट स्टाफ उसका इतना ज़्यादा नहीं है, कुछ चंद लोग होंगे जो लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं। उधर डिलेज आना शुरू हो गए। फिर मसला वही है कि अब आपने सिस्टम, इस पर पॉलिसी में तो लिखा हुआ है कि 90 डेज़ के अंदर अंदर एप्लीकेशन प्रोसेस कर देंगे, लेकिन 90 डेज़ में नहीं कर लेंगे तो हमने उनका क्या उखाड़ लेना है। तो वो डिले आते हैं, फिर लोग उनको फ़ोन करते हैं, वो फिर तंग होते हैं क्योंकि ज़ाहिर है उनका भी एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें आपको तंग करते हैं। तो फिर उन्होंने उस वक्त भी, फिर इसके बाद यही हुआ था कि कुछ 2 साल के बाद उन्होंने उस पॉलिसी को चेंज किया था और उन्होंने कहा था कि ये 25 किलोवाट से नीचे वाले जो है ना ये डिस्को लेवल पे मैनेज कर लेंगे। अच्छा, हमने इस दफ़ा भी जब पॉलिसी देखी थी, जब हमने ड्राफ्ट देखा था, एक तो ड्राफ्ट भी दिया था और लेकिन फीडबैक बस वो बराए नाम ही था कि हमारा फीडबैक लिया और उसका किया कुछ नहीं। तो वही हमने फीडबैक उस वक्त भी दिया था, जनवरी में हमने जनवरी में और फरवरी के बीच में ये रोल आउट हुई थी। तो हमने फीडबैक यही दिया था कि ये जो आप कह रहे हैं ये आप पहले एक दफ़ा कर चुके हैं, उस वक्त भी आपसे नहीं हुआ था और अब भी आपसे नहीं होगा। आप 6 महीने बाद इस पॉलिसी को चेंज कर रहे होंगे, क्योंकि जब वो लोग एप्लीकेशन जमा करा देते हैं, आप देखें ना, एक शख्स ने अगर 25,000, ये वन टाइम फीस है, एक शख्स ने अगर लेट से 10 किलोवाट का लगाया, उसने 10,000 रुपये फीस दी है आपको, तो वो ये तो एक्सपेक्ट करता है ना कि कम से कम उसको पता चलेगा कि उसका पेपर कब वापस आ जाएगा। वो नेपरा के अंदर डॉक्यूमेंट चला जाता है और इसके बाद पता ही नहीं होता कि वो कहाँ है। फिर वो पहले इंस्टॉलर को फ़ोन करता है, तो फिर इवेंचुअली जो है वो नेपरा को फ़ोन करना शुरू हो जाते हैं लोग उनके लैंडलाइन नंबर पे, अच्छा, हेल्पलाइन नंबर पे। तो इस दफ़ा भी यही होना है, यानी इवेंचुअली इस पॉलिसी का यही होगा कि मोस्ट लाइकली ये फिर से इसको डिस्कोज पे लेवल पे लेके आ जाएंगे। हम उनको अगेन यही रेकमेंड करेंगे कि आप जो छोटा सारिफ है, जो 25 किलोवाट से छोटा है, देखिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो ये है कि सोलर से फ़ायदा हो रहा है मुल्क को। और आपने जो कहा ना कि जिधर फ़ायदा होता है उधर गवर्नमेंट पहुंच जाती है पीछे पीछे कि यार मुझे भी कुछ इसमें से मेरा हिस्सा चाहिए, तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस वक्त हमारे पास जो लोड शेडिंग के हालात हैं जी, और हम सबको नज़र आ रहा है कि दिन के टाइम पे लोड शेडिंग कम हो रही है, नहीं हो रही, कम हो रही है। उसकी वजह यह है कि दिन में सोलर होता है। तो आपको सोलर को बढ़ाना चाहिए कि कम करना चाहिए? एक लॉजिकल सी बात है कि आपको किस तरह से इसको देखना चाहिए। तो आई थिंक दिस इज समथिंग जो कि एज अ गवर्नमेंट हम तो देखें ना एडवाइज ही कर सकते हैं। आपके चले तवसत से ये होता है कि मैसेज ज़्यादा लोगों को पहुंच जाता है, तो हम ये मैसेज यही देना चाहते हैं कि भाई जितना पॉसिबल हो सके सोलर को इनकरेज करें। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं एक अगली बात भी करना चाहता हूँ। आगे अब देखें बजट आ रहा है, ठीक है, हमें पता है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बजट तो हमेशा मसला रहता ही रहता है ना, वो बस पूरा नहीं हो रहा होता, इधर से मांग के उधर से पूरा करके हमने करना होता है।
तो अब इनकी नज़र है क्योंकि सोलर बहुत ज़्यादा लोग लगा रहे हैं, सोलर पे जो है डिमांड अच्छी आ रही है, तो उस पर एक जो पॉइंट वो दे रहे हैं कि हम अगर इसको टैक्स, आपको शायद पता हो सोलर पैनल्स पे इस वक्त 10% का टैक्स है, तो आगे इनके जहन में है कि इसको 18% कर दें। तो हम तो अभी से कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये पॉलिसी अनाउंस कर दे और इसको वो भी ना रखे ना, एक होता है ना यानी इबाम भी ना रहे, क्लियरली अनाउंस कर दे कि सोलर पैनल पे हम टैक्स जो है वो 10% से 0% लेके जा रहे हैं। बेस्ट हो जाएगा अगर ये कर देते हैं तो, क्योंकि हर बंदा जब सोलर लगाएगा तो ओवरऑल मुल्क का ही फायदा होगा। इसी तरह सोलर पैनल के साथ इन्वर्टर लगते हैं, उनके साथ सोलर की बैटरीज लगती हैं, उस पर भी आप टैक्स को कम करें जिधर कर सकते हैं, क्योंकि ये देखें ये टैक्स आज आपकी जेब में शायद पैसे आ जाएंगे, लेकिन कल जब पेट्रोल इंपोर्ट करते हैं, आप फर्नेस ऑयल इंपोर्ट करते हैं, आप गैस इंपोर्ट करते हैं, तो वो वही पैसे हमारी जेब से वापस भी जा रहे होते हैं ना। तो सोलर पे टैक्स लगाना तो थोड़ा सा काउंटर प्रोडक्टिव है, लेकिन जो भी है पॉलिसी अनाउंस करें, एटलीस्ट इसको 10% से ऊपर तो ना लेके जाएं। हम तो कहते हैं इसको 0% पे ले जाएं, 3% पे ले जाएं, कोई ऐसा नंबर लेके जाएं जिससे जो लोग सोलर, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि कोई सब्सिडी दें, सब्सिडी की जरूरत नहीं है सोलर पे, कोई ऐसी उसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ एक टैक्स जो है जो कि वैसे भी एक्स्ट्रा चीज़ है उसको कम करके। साहब इतना अगर गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी तो फिर वो जो हम मसला सुनते हैं, वज़ीर तवानाई भी आके कहते हैं कि IPPs के साथ हमारे मुआहदे हुए हैं, फिर हुकूमती वज़ीर भी जो हुकूमत का हिस्सा है वो भी उठ के कह देते हैं, बातें करना शुरू कर देते हैं कि जी ये बड़े गलत मुआहदे हैं जो कि किए गए हैं, अब उनका पेट भी भरना है, तो फिर किस तरह से सोलर को इतना इनकरेज किया जा सकता है? देखिए इसको जो है ना थोड़ा सा हमें लॉन्ग टर्म उस पर सोचना है और स्ट्रेटजी पे सोचना है। एक चीज़ बड़ी ज़रूरी है कि और ख़ासकर आजकल देखिए, एक तो होता है ना हम थ्योरी में बात कर रहे हैं, लेकिन आजकल तो हम कॉन्टेक्स्ट जो है वो रियलिटी में बात कर रहे हैं, क्योंकि जो तवानाई का मसला हुआ है मुल्क दुनिया में, तेल की कीमतें ऊपर हुई हुई हैं, गैस की शदीद शॉर्टेज हुई है पूरी दुनिया में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, फिलीपींस में, थाईलैंड में, जहाँ पे भी आप पढ़ेंगे वहाँ मसले आ रहे हैं। तो जो एनर्जी इंडिपेंडेंस है ना, कि हम अपनी एनर्जी अपने उसमें कर रहे हो, सोलर हमारे पास अपना है, सूरज हमारा अपना है, पानी हमारा अपना है, हाइड्रो की अगर बात करते हैं, विंड हमारी अपनी है, ये वाले जो सोर्सेज हैं इसको हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिलाई करते हैं, इवन अगर हमने IPPs का पेट भरने के लिए थोड़े अरसे के लिए उनको पैसे भी देने पड़ते हैं, अव्वल तो जो गवर्नमेंट उनके साथ नेगोशिएशन कर रही है वो बेहतर कर रही है, उसको बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन इवन अगर उनको कुछ अरसे के लिए पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन साथ साथ हम अपनी इंडिपेंडेंस को सिक्योर कर रहे हैं, तो हो सकता है 1-2 साल शायद हमें थोड़ी सी मुश्किलात आएंगी, लेकिन इसके बाद इसको हमने यानी इसके बाद इसमें हमें फ़ायदा ये होता है कि हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, बाहर की दुनिया में जो कुछ होता रहे हम इफेक्ट नहीं होंगे। तो इसको किस तरह से लेके आना है, आजकल बैटरी की टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी आ रही है, घरों के बेसिस पे आप देखते हैं तो बैटरी लग सकती है, और डेफिनेटली ये बैटरी जो है ग्रिड लेवल पे भी लगनी चाहिए, तो इस पे भी हम रेकमेंड कर रहे हैं, और जाहिर है गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चीज़ों को सोचे, सिर्फ शॉर्ट टर्म के ऊपर ना सोचे। वी एक्सपेक्ट कि हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके कुछ थोड़ी बेहतर चीज़ इसको लेके आ सकते हैं। क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता मैं गवर्नमेंट को, हम सजेशन दे रहे हैं, मैं इसी तरह कहूँगा, देखें हम सजेशन ही दे सकते हैं, और उस पे वो अमल करेंगे या नहीं करेंगे, इंशाल्लाह अमल करेंगे। देखिए हमें जो है ना वो कहते हैं ना कि अपनी तरफ से तो अच्छी कोशिश करनी चाहिए जो कर अच्छा सकते वकार हैं। साहब, इस तरह हम सोशल मीडिया पे भी देखें कि सिफर यूनिट इस्तेमाल हुआ है, बिल हज़ारों आ रहे हैं, और बिजली के बिलों से भी आवाम परेशान है, तो आपकी तंजीम उनके लिए क्या करी है कि उनके हुकूक जो कम से कम उनके लिए कोई इकदाम उठाए जाए, इस तरह का कुछ ना हो? तो देखिए हम इसमें 3-4 चीज़ें कर रहे हैं। एक, सबसे पहले तो हम ये टैक्सेशन वगैरह को पुश कर रहे हैं कि इसको कम करें, पॉलिसीज़ को बेहतर करें ताकि एक ओवरऑल कॉस्ट नीचे आए। दूसरा, हम कोशिश कर रहे हैं कि फाइनेंसिंग वाली साइड देखें, खासकर जो अवाम जो एक रेगुलर पर्सन है ना, सोलर एक ऐसी चीज़ है जो कि अप फ्रंट कॉस्ट है, आपने अगले 2 साल का या 3 साल का बिल एक साथ दे दिया और इसके बाद फिर आपकी 10 साल तक छुट्टी होगी एक तरह से, इसी तरह है ना। तो इस किस्म की चीज़ों में इंस्टॉलमेंट प्लान्स, फाइनेंसिंग, इस किस्म की स्कीम्स से बड़ा सपोर्ट रहता है। पहले एक टाइम पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक स्कीम थी जो कि वो लेके आए थे, उसी तरह की स्कीम्स पे हम गवर्नमेंट को पुश कर रहे हैं कि इस तरह की स्कीम्स फिर से लॉन्च करें। अगेन मैं ये नहीं कहता कि आप सब्सिडीज़ दो, सिर्फ फाइनेंसिंग को एक अच्छे रेट पे अवेलेबल कर दो, उसमें तो चंद परसेंटेज पॉइंट का होता है और वो तो यानी ऑन पेपर ही होता है ना, ऐसा तो नहीं कि बजट में से कोई चीज़ जा रही होती है। तो उस चीज़ को करते हैं, इस तरह की यानी चीज़ों को इनकरेज करते हैं। दूसरा, पॉलिसी लेवल पे ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाए जिससे हमारा ग्रिड ज़्यादा से ज़्यादा सोलर को उठा सके। आपको पता ही होगा कि पाकिस्तान में जो पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो अमंगस्ट लोएस्ट इन द वर्ल्ड है। यानी आप अगर हमारे किसी देहात में चले जाएं, किसी गांव में चले जाएं, तो और मैं को दूर 4-5 घंटे दूर की नहीं, लाहौर से आप 1 घंटा दूर बाहर निकलें, इस्लामाबाद से 1 घंटा बाहर निकले, कराची से पौना घंटा आधा घंटा बाहर निकले, तो आपको ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ 13-14 घंटे लोड शेडिंग हो रही है, जहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि उधर गर्मी में पंखे नहीं चलते, लाइट चली जाती है, सर्दियों में सर्दी बहुत ज़्यादा हो जाती है। उधर बेसिक हेल्थ यूनिट जो है उसमें वैक्सीन नहीं रखे जा सकते क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं है, और वैक्सीन रखेंगे तो वैक्सीन ख़राब हो जाएंगे। इससे बॉक्सेस का इस्तेमाल हो रहा होता है। एग्जैक्टली ये चीज़ें जो है ना, ये अगर हम देखते हैं तो सोलर इज़ अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान। यानी हमारे लिए मुल्क की इंडिपेंडेंस एक लेवल पे बात कर रहे हैं, माहौल दोस्ती एक चीज़ लेवल पे बात कर रहे हैं। देखिए ना, माहौल की बात करते हैं, हमारे बच्चे हर सर्दियों में स्मोक से
बेचारे जो है वो बच्चों के ऊपर तो हमें नज़र आता है इसलिए बच्चे ज़्यादा और होता है, लेकिन बुजुर्गों हमें भी पे, जी, फ़र्क पड़ रहा होता है ऐसे। उससे, हमें भी उससे फ़र्क पड़ रहा होता है। तो ये जो चीज़ें हैं इसका भी फ़ायदा है, और जो लाइफ चेंजिंग है ना, क्योंकि देखिए इलेक्ट्रिसिटी अब एक बेसिक नीड है। मुझे याद है, मैं अभी रिसेंटली, हम लोग ट्यूबवेल्स वगैरह का भी काम करते हैं, तो एक गांव में गए थे, तो वहाँ मुझे लड़के बता रहे थे कि इधर क्योंकि बिजली नहीं है, तो एक बंदा आता है जो कि इनके सारों के मोबाइल लेता है और वो साथ वाले गांव में जाके चार्ज करा के फिर वापस लेके आता है। आप सोचें कैसी क्या ज़िंदगी है वो, जबकि मोबाइल चार्ज करना तो एक बिल्कुल बेसिक नेसेसिटी है। तो द फैक्ट कि हम ये बेसिक नेसेसिटी नहीं दे सकते, इलेक्ट्रिक सेक्टर से नहीं दे सकते, लेकिन सोलर से दे सकते हैं ना, तो हम कैसे ऐसे पॉलिसीज बनाएं कि इस किस्म की चीज़ें जो है ना वो encourage बिल्कुल की जा सकें। फैसिलिटेट कर सकते हैं, और ग्रीन एनर्जी है और इसकी तरफ हमें फोकस करना चाहिए। बहुत शुक्रिया वकास मूसा साहब, आप स्टूडियो में आए और इस आम मामले पर आपने रहनुमाई भी की। और हुकूमत को चाहिए कि छोटे जो सिस्टम लगाने वाले हैं उनको रिलीफ दिया जाए और फाइनेंसिंग भी की जाए long-term बहुत plan कम भी बनाया प्रीमियम पर, तो फिर लोग जो है इससे बहुत ज़्यादा इस्तेफादा कर सकते हैं। इजाज़त लेंगे आपसे जनाब आज के शो से, मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़।